अध्याय 265। उस अजीबोगरीब गुप्त स्थान के सामने। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मारने की कोशिश करो। रिवर वाइट की तलवार गले पर रखी हुई थी और एनरेन बार बार व्यंग्य करते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मारने के बाद तुम जिंदा बच पाते हो या नहीं। अरे यार, तुम तो बस एक कुत्ते हो। भगवान तुम्हारे मालिक से बात कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में दखल दे रहे हो। रिवर वाइट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे लिए मुझसे जान की बाजी लगा देगा। जैसे ही उसने ये कहा, उस आदमी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। लेकिन अब उनमें बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी, क्योंकि यही सच था। हालांकि रिवर वाइट की ताकत और प्रभुत्व बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन इन कुछ कार्यों से पता चलता था कि उसके पास वाकई कुछ तरकीबें थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ युवेई रिवर वाइट को बहुत महत्व देता था। ठीक है, अब हम सब एक ही पक्ष में हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओ युवेई ने रिवर वाइट के गुस्से को भांप लिया, उस आदमी को घूर कर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिवर वाइट की लंबी तलवार छीन ली। वे चीजें कहाँ हैं? टकराना। रिवर वाइट ने लापरवाही से 10 से अधिक बैंगनी पत्थर के दानव रत्न जमीन पर फेंक दिए। ये देखकर कि उनकी संख्या केवल 1 दर्जन के आसपास थी, जियाओ युवेई ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रिवर वाइट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है? यह आपका सामान्य स्तर नहीं है ना? महत्वपूर्ण क्षण में गलती करना घातक हो सकता है। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी, लेकिन रिवर वाइट उदासीन दिख रहा था। मैंने तो बस इतने ही लोगों को मारा है। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चमचा बनूं, तुम्हारा अग्रिम दस्ता बनूं और रास्ता दिखाते हुए मर जाऊं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूं? ऐसा लगता है कि आप मेरी पहचान और अपनी वर्तमान स्थिति दोनों को भूल गए हैं। शाओ युवेई ने ठंडे स्वर में कहा, और जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पास में मौजूद कई विशेषज्ञ भी उनके चारों ओर जमा हो गए। कुछ क्षणों के लिए उनके बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक रिवर वाइट ने अपना हाथ फैलाया और उसकी हथेली में एक पीला फूल था। जैसे ही उसने यह वस्तु देखी, शाओ युवेई की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये तो भूतिया मात्र फूल है। तुमने इसे कैसे खोजा? जियो युवेई पूरी तरह से हैरान था। सभी जानते थे कि इस स्थान पर किसी प्रेत माता फूल का दर्शन होना वास्तव में बहुत बड़े भाग्य की आवश्यकता थी। भाग्य के बिना, इस मौत के दलदल में बिना रास्ता भटके या किसी भूतिया मगरमच्छ द्वारा खाए जाने से बच जाना ही काफ़ी अच्छा था। यदि कोई व्यक्ति जोखिमों की परवाह किए बिना वास्तव में एक भूतिया माँ का फूल खोजना चाहता है, तो एक साधारण व्यक्ति को आधे महीने के समय के बिना वह बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक पल के लिए जियाओ युवेई ने रिवर वाइट को ऐसे देखा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मुझे ये कैसे मिला? बेशक, मैं भाग्यशाली था जब तक कि आपने इसे मुझे न दिया हो। रिवर वाइट ने उदासीनता से कहा। अपना रवैया सुधारो। पास ही मौजूद अर्ली स्टेज डिस्ट्रैक्शन रियल्म के एक बुजुर्ग ने उसे गुस्से से फटकारा। रिवर वाइट ने तुरंत उधर देखा। रिवर वाइट की आंखों में देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर अकड़ गया और एक अनचाही ठंडक उसके पैरों के तलवों से सीधे उसके दिमाग तक दौड़ गई। तुम क्या करना चाहते हो? बुजुर्ग ने झट से पूछा। रिवर वाइट ने ठंडी सांस ली, बड़े को गहरी नजरों से देखा और फिर शाओ युवेई की ओर मुड़ गई। 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, और अब यह आपका है? नहीं, 50 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, जियाओ युवेई ने सीधे सीधे कहा। तो फिर इसे भूल जाओ। रिवर वाइट भूतनी माँ के फूल को रखने ही वाली थी। ये देखकर शाओ युवेई गुस्से से दांत पीसने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। सच में, क्या तुम पैसे के प्रति जुनूनी हो या कुछ और? बकवास बंद करो, मुझे पैसे दो, फिर यहाँ से चले जाओ। रिवर वाइट ने ठंडे स्वर में कहा। रिवर वाइट को घूरने के बाद जियाओ युवेई ने बेहद नाराज होकर उसकी ओर एक भंडारण अंगूठी फेंकी और फिर देखा कि भूत माँ का फूल उसकी ओर फेंका गया है। रिवर वाइट, तुम पागल हो। शाओ युवेई बेहद घबरा गई और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भूत माता के फूल को हवा में घेर लिया, फिर उसे सावधानीपूर्वक अपने हाथों में पकड़ लिया। अगर अभी जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, जियाओ युवेई ने रिवर वाइट को घूरते हुए कहा। रिवर वाइट ने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली और कुछ नहीं कहा। सब कुछ एक परीक्षा थी। इस तरह की परीक्षा के बाद रिवर वाइट को पहले से ही शाओ युवेई के उसके बारे में विचार पता चल चुके थे। वह उसके लिए एक निरर्थक अस्तित्व से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर वह सचमुच उसकी कदर करती तो वह अपने अधीनस्थों को इतना अहंकारी नहीं होने देती, और न ही उसने अभी अभी वे शब्द कहे होते। आखिरकार, लोग हमेशा लाभ से ही प्रेरित होते हैं। सौभाग्य से रिवर वाइट उस महिला का कुत्ता नहीं बनना चाहता था, अन्यथा उसे सचमुच बिना जाने ही बेच दिया जा सकता था। इन विवरणों से वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि जियाओ युवेई निश्चित रूप से उसे पागल दानव गुप्त मैदान में बलि का बकरा बनाएगी। अगर वह बच जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत को साबित करेगा और फिर वह उसका सक्षम सहायक बन सकता है। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। शाही वंशज वाकई गणना करने में कुशल होते हैं, रिवर वाइट ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा।
दूसरी तरफ भूतनी माँ के फूल को रखने के बाद जियाओ युवेई ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को शांत करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। भूतनी माँ के फूल के साथ पहला स्थान पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। पिछली बार की तरह जियाओ युवेई बेहद उत्साहित थी। अगर मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड के अंतिम मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार वह निश्चित रूप से कई वंशजों में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करेगी। इस तरह वह उस पद के और भी करीब पहुंच जाएगी। अपने बेहतरीन मूड में उन्हें रिवर वाइट देखने में कहीं अधिक आकर्षक लगी। चलो चलते हैं, चूंकि हमारे पास वह वस्तु है तो चलिए पागल दानव के गुप्त मैदान की ओर चलते हैं। क्या अगला इलाका पागल दानव के गुप्त मैदान का प्रवेश द्वार है? रिवर वाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसके तुरंत बाद समूह ने मृत्यु दलदल को पार करना शुरू कर दिया। अपनी उतावली यात्रा के दौरान उन्हें जल्द ही आगे प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। क्या वे जाने ही वाले थे? हालांकि जब सभी लोग वहां पहुंचे तो रिवर वाइट को एहसास हुआ कि वह गलत था। यह आगे की भूमिगत दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। रोशनी एक भव्य हॉल से आ रही थी। हॉल बहुत बड़ा था जिसमें हजारों लोग समा सकते थे। वह स्थान अच्छी तरह से रोशन था और प्रवेश द्वार पर विभिन्न समूहों के दर्जनों लेट स्टेज नेसेंट सोल स्टेज विशेषज्ञ खड़े थे। मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड के खुले रहने के दौरान यहां तैनात रहने के लिए वे एकजुट हुए थे। 17वीं राजकुमारी 1000 युआन राजवंश के विशेषज्ञ ने शियाओ युवेई को देखते ही आगे बढ़कर कहा। शियाओ युवेई ने सिर हिलाया और उनके पीछे महल के अंदर देखा। कई लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, पालथी मारकर जमीन पर बैठे अपनी ताकत जुटा रहे थे। राजवंश से और कौन कौन आया है? राजकुमारी को रिपोर्ट करते हुए आप सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने कहा। फिर उसने अपना हाथ शियाओ युवेई की ओर बढ़ाया। शियाओ युवेई ने भी सिर हिलाया और जैसे ही वह एक भंडारण अंगूठी सौंपने वाली थी, अचानक पीछे से लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। ये शियाओ युवेई और उसका समूह था। इस आदमी को देखते ही रिवर वाइट की आंखों में तुरंत बर्फीली ठंडक भर गई। क्या वो कुत्ता अब भी मेरा पीछा करने की हिम्मत कर रहा है? रिवर वाइट हमेशा ऐसे झगड़ों का निपटारा कर देता था। बस पिछली स्थिति में जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं थी। क्या हर जगह से पैसा इकट्ठा करना बेहतर नहीं था? जब शियाओ युवेई प्रकट हुआ तो उसने रिवर वाइट और शियाओ युवेई को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। 17वीं बहन, क्या तुम्हें लगता है कि इस दौर में तुम्हारी पूर्ण जीत होगी? शियाओ युवेई ने उपहास किया। तीसरे भाई, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जियाओ युवेई ने उदासीनता से कहा। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है कि तुम थोड़ी देर पहले अपनी शरारतों के साथ अकेले भाग गए थे। 17वीं बहन, मुझे यह एहसास नहीं था कि इस बार आपको एक अच्छी सहायक मिल गई है। अध्याय 266 भूत माता पुष्प की प्रतियोगिता। ये सुनकर जियाओ युवेई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। फिर उसने जियांग शियाओबाई की ओर देखा और मन ही मन समझ गई कि वे दोनों पहले भी मिल चुके होंगे। जियाओ युवेई को जरूर पता होगा कि जियांग जियाओबाई को भूत माता का फूल मिल गया है, वरना वह ऐसी बात नहीं कहता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि इस बार मेरी किस्मत असाधारण रूप से अच्छी है। शियाओ युवेई ने बिना किसी छिपाव के सीधे 2 भूत माता फूल निकाले। जैसे ही उन्होंने भूतिया माँ के फूल को देखा, आसपास मौजूद सभी लोग बेहद हैरान रह गए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीसरे राजकुमार को ऐसा सौभाग्यशाली अनुभव होगा। न केवल उन्हें भूत माता का फूल मिलेगा बल्कि 2 फूल मिलेंगे। ये देखकर 1000 युआन राजवंश के विशेषज्ञ ने भी उत्साहपूर्वक अपनी प्रशंसा व्यक्त की। धन्यवाद एल्डस्ट सन, आपकी प्रशंसा के लिए। ये अन्य स्थानों के परिणाम हैं, कृपया पहले इन्हें देख लें। जब शियाओ युवेई ने उस व्यक्ति को एक स्टोरेज रिंग सौंपी तो उसने शियाओ युवेई को एक चुनौती भरी नज़र से देखा। शियाओ युवेई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आस्तीन में मौजूद उसका कोमल हाथ मुट्ठी में कसकर बंद था। धिक्कार है, उसे इतना शानदार अवसर मिला। 2 भूत माता फूल केवल प्रथम आने के बारे में नहीं थे। राजवंश द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार निश्चित रूप से उदार होंगे, ऐसे पुरस्कार जिन्हें आत्मा पत्थरों से मापा नहीं जा सकता था। तीसरे भाई, इस सौभाग्यपूर्ण मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जियाओ युवेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस समय भी संयमित रहना ही उसकी धूर्तता की गहराई को साबित करने के लिए काफी था। हाँ, 17वीं बहन भी बुरी नहीं है, उसके पास भी भूत माता का फूल है। तब तो सम्राट पिता भी तुम्हें कई पुरस्कार देंगे। जियाओ युवेई हंस पड़ा। क्या कह रहे हो तीसरे भाई? छोटी बहन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, जियाओ युवेई ने भावहीनता से कहा। लेकिन उसके दिल में क्रोध उबल रहा था, उसके नाखून लगभग उसकी त्वचा को छेद रहे थे। ओह, 17वीं राजकुमारी को भी एक प्रेत माता फूल का सामना करना पड़ा। ये तो हमारे राजवंश के लिए सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। ये सुनकर विशेषज्ञ मुस्कुराया और शियाओ युवेई की ओर देखा। शियाओ युवेई के दिमाग में 10,000 अल्पाकाओं की दहाड़ गूंज रही थी और उसे ऐसा असहज महसूस हो रहा था मानो उसने मल खा लिया हो। वह केवल हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला सकी और स्टोरेज रिंग सौंपने की तैयारी करने लगी।
किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग शियाओबाई अचानक इसी क्षण बोल पड़ेगा। क्या राजकुमारी महोदया इस बार प्रथम स्थान जीतना चाहती हैं? जैसे ही जियांग शियाओबाई ने ये शब्द कहे, सभी लोग स्तब्ध रह गए। न केवल शियाओ युवेई और 1000 युआन राजवंश के अन्य लोग, बल्कि इस महल की रक्षा करने वाली अन्य सेनाओं के विशेषज्ञ भी आश्चर्य से भर गए। भूत माता का फूल एक अत्यंत कीमती वस्तु थी, दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली। एक ही दिन में इस तरह इसका मिलना अविश्वसनीय रूप से सौभाग्य की बात थी। इतना ही नहीं, ज़ियाओ वुवेई का वास्तव में 2 लोगों से मिलना, ये सचमुच एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। लेकिन अब साधारण दिखने वाला लेकिन काफ़ी आकर्षक युवक अचानक इस तरह बोला, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। ज़ियाओ युवेई ने जियांग ज़ियाओबाई को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या ये बातें सच हैं? स्वाभाविक रूप से ये बातें सच हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजकुमारी जी इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसे समय में तो उसे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करनी ही थी। वह मजाक कर रहा था। शियाओ युवेई ने उसे इतने लंबे समय से घृणा दिलाई थी, इसलिए जियांग शियाओबाई की यह आदत नहीं थी कि मौका मिलने पर कार्रवाई न करे। हम घमंडी, शियाओ वुवेई ने ताना मारते हुए कहा। बच्चे, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मेरी 17वीं बहन तुम्हें इतना महत्व देती है कि तुम्हें अपने साथ पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने देती है, तुम बकवास कर सकते हो। अभी प्रथम स्थान जीतने के लिए आपके पास मुझसे अधिक भूत माता फूल पैदा करने का ही मौका है। लेकिन कौन नहीं जानता कि भूत माता फूल से मिलना अपार भाग्य की बात है। तुम जैसे निकम्मे जो मल खाते समय गर्म खाना भी नहीं खा सकते, क्या तुम में ऐसी बात कहने की हिम्मत भी है? तुम मेरी 17वीं बहन के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम हम सबको मूर्ख समझते हो? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार भूतनी माँ फूल से मिलना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन ये शब्द जब जियांग शियाओबाई और आन रान के कानों तक पहुंचे तो उन्हें हंसी आ गई। भूतनी माँ का फूल दूसरों के लिए मिलना वाकई मुश्किल था, लेकिन धोखेबाज जियांग शियाओबाई के लिए यह अलग बात थी। वह न केवल उनसे मिल सकता था, बल्कि उनमें से बहुतों से मिल सकता था। अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए तो वह डेथ स्वैम्प में मौजूद सभी घोस्ट मदर फ्लावर को भी नष्ट कर सकता है। महामहिम तृतीय, राजकुमार, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। जियांग शियाओबाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। क्या इसलिए कि आप उस समय मेरे हाथ से भूत माता का फूल छीनने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तुरंत ही ज़ियाओ वुवेई क्रोधित हो गया। पिछली घटना का जिक्र न होने पर तो सब ठीक था, लेकिन अब जब उस बदमाश जियांग शियाओबाई ने उसका जिक्र किया तो उसे इतना असहज और अपमानित महसूस हुआ मानो उसने मल खा लिया हो। 1000 युआन राजवंश के तीसरे राजकुमार के रूप में उनका दर्जा उच्च कोटि का था और सभी उनका सम्मान करते थे। उन्हें इससे पहले कभी इतनी अपमानजनक स्थिति का सामना कब करना पड़ा था? उसके चेहरे पर मेंढकों की तरह उभरे हुए दाने बेहद घिनौने थे। सौभाग्य से उसके पास उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां थीं जो विष को बेअसर कर सकती थीं, अन्यथा वास्तव में उसमें किसी से भी मिलने की हिम्मत नहीं होती। ये सोचते हुए ज़ियाओ वुवेई ने जियांग ज़ियाओबाई को घूरते हुए कहा, कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तीसरा भाई। इस क्षण ज़ियाओ युवेई ने अचानक ठंडी आवाज़ में कहा, मैं अभी भी यही हूँ तीसरे भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरा अपना है। मेरे सामने इस तरह बोलकर क्या आप मुझे, अपनी बहन को, अपनी नज़रों में नहीं उतार रहे हैं? शियाओ युवेई का अचानक गुस्सा आना वाकई अप्रत्याशित था। यहाँ तक कि जियांग शियाओबाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि शियाओ युवेई जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि ऐसी स्थिति में वह अपने अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ये सोचकर जियांग शियाओबाई मन ही मन मुस्कुराए। वह वाकई बहुत धूर्त थी, वह इस तरह की चाल भी चल सकती थी और मौके का बखूबी फायदा उठा सकती थी। 17वीं बहन, ये लड़का ऐसी बातों से बस तुम्हारे सामने दिखावा कर रहा है। अगर भूत माँ का फूल इतना कीमती है और उसके पास 2 थे तो क्या वह तुम्हें अब तक नहीं दे देता? जियो वुवेई ने व्यंग्य किया। और यह सुनकर ज़ियाओ युवेई का दिल भी जोर से धड़कने लगा, उसे भी थोड़ा शक हुआ। विशेषकर जियांग शियाओबाई के हालिया कार्यों को याद करते हुए उसने उसे कभी भी अपना स्वामी नहीं माना था। अचानक सार्वजनिक रूप से ऐसा कहना, शायद वह उसे घृणा दिलाना चाहता था। नहीं, यह आदमी बिना निश्चितता के कभी कुछ नहीं करता। अगर वह ऐसा कहता है तो उसके पास कोई और प्रेतवाधित मात्र फूल होना चाहिए। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर तुमने मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत की तो मैं, ये राजकुमारी, अभी तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगी। वह जानती थी कि यहाँ बहुत से लोग जियांग शियाओबाई से बेहद नफरत करते हैं। तुरंत ही ज़ियाओ युवेई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है तीसरे भाई, शायद उसके पास सचमुच एक है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे पास सचमुच भूतिया माँ के फूल हैं। जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए शियाओ युवेई की ओर देखा और कहा, मुझे बस यह नहीं पता कि राजकुमारी इस प्रेत माता के फूल को लेने के बदले में किस तरह के लाभ देने को तैयार हैं।
जैसे ही उसने बात पूरी की, जियांग शियाओबाई के हाथ में एक प्रेत माता का फूल प्रकट हो गया। एक पल में ही सब लोग अचंभित रह गए। क्या उसने सचमुच उसे बाहर निकाल लिया? आज क्या हो रहा था? शियाओ वुवेई ने पहले ही 2 भूत माता फूल निकाल लिए थे और अब शियाओ युवेई के पक्ष में भी एक आ गया था। इससे पहले कि सभी लोग अपने सदमे से उबर पाते, जियांग शियाओबाई का बायां हाथ फिर से खुल गया और उसके हाथ में एक और प्रेत माता का फूल प्रकट हो गया। वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। अध्याय 267। ये राजकुमारी आपके पीछा करने के लिए सहमत है। दूसरा, ये तो 2 भूतिया मात्र फूल हैं। शियाओ युवेई की स्टोरेज रिंग में मौजूद एक को भी जोड़ दें तो कुल मिलाकर 3 भूत माता फूल हो जाते हैं। एक पल के लिए सब लोग पागल हो गए और अन्य ताकतों के सभी दिग्गज रिवर वाइट को देखने लगे। उनकी आंखों में जोश भरा हुआ था। वे भूत माता के फूल भी चाहते थे। राजकुमारी, आपने क्या फैसला किया है? रिवर वाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए शियाओ युवेई की ओर देखा। जियाओ युवेई ने तब जाकर अत्यधिक आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी और रिवर वाइट की ओर उसकी निगाहें अस्पष्ट थीं। वह जानती थी कि यह आदमी कभी भी लापरवाही से काम नहीं करेगा। और अब जियाओ युवेई को रिवर वाइट का उद्देश्य समझ में आ गया। वह यहाँ से लाभ प्राप्त करना चाहता था, जिससे उसे और भी यकीन हो गया कि रिवर वाइट उसके लिए काम करने को तैयार नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह नाखुश थी। शुरुआत से लेकर अब तक रिवर वाइट ने अपनी विधियों और क्षमताओं का पूरी तरह से प्रदर्शन किया है। वह बाघ के मुंह से इतने सारे पागल दानव पत्थरों को छीनने में सक्षम रहा है और अब 2 भूत माता फूल उत्पन्न कर रहा है। अगर यह महज संयोग होता तो जियाओ युवेई को इस पर विश्वास नहीं होता। एक बार ठीक था, 2 बार स्वीकार्य था, लेकिन मौजूदा स्थिति तो बिल्कुल अविश्वसनीय थी। क्या किसी व्यक्ति का भाग्य इतना अच्छा हो सकता है? अगर पहले जियाओ युवेई को लगता था कि रिवर वाइट में कुछ तरकीबें हैं, तो अब वह रिवर वाइट को बहुत महत्व देती थी और सचमुच चाहती थी कि वह उसके लिए काम करे। वह प्रतिभाओं की तलाश में उत्सुक थी। ये सोचते हुए जियाओ युवेई के मन में भी एक योजना बन गई। ये राजकुमारी तुम्हें इतनी आसानी से सफल नहीं होने देगी। तभी सभी ने देखा कि शियाओ युवेई हल्की हंसी के साथ रिवर वाइट की ओर चल पड़ी और उन्हें पता नहीं था कि वह क्या करने वाली है। रिवर वाइट ने भी उत्सुकतावश अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह महिला क्या करना चाहती है? जैसे ही वह सोच रहा था, जियाओ युवेई अचानक मुस्कुराए और उसने हाथ बढ़ाकर रिवर वाइट के गाल को धीरे से सहलाया। चूंकि ऐसा है, तो क्या ये राजकुमारी आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी? ये राजकुमारी जानती है कि तुम लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो और अब तुमने मेरे लिए अपनी भावनाओं को साबित कर दिया है। तो फिर यह राजकुमारी क्यों सहमत नहीं होगी, है ना मेरी प्यारी? एक पल के लिए सब लोग अचंभित रह गए। रिवर वाइट के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये चाल, ये शियाओ युवेई वाकई हद से ज्यादा थी। सदमे से उसके सिर की त्वचा में झंझनाहट होने लगी। क्या गजब का शियाओ युवेई है, क्या गजब की धूर्तता है। क्या आप इससे निपटने का कोई तरीका भी निकाल सकते हैं? आप एक राजकुमारी हैं, 1000 युआन राजवंश की राजकुमारी हैं, और आपने इतने सारे लोगों के सामने ऐसे बेशर्म शब्द कहे, खुद को इतना नीचा दिखाया। हमारे रिवर वाइट एक परिवार वाले व्यक्ति हैं। राजकुमारी, आपने अभी चुप रहो, कुछ मत बोलो। मुझे पता है तुम बहुत उत्साहित हो। बस इतना यकीन रखो कि यह राजकुमारी भविष्य में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी। शियाओ युवेई ने रिवर वाइट की बात को सीधे बीच में रोकते हुए कहा, भविष्य में मेरे पास, शियाओ युवेई के पास जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। ऐसा वादा वाकई चौंकाने वाला था। शियाओ युवेई की क्या स्थिति थी? 1000 युआन राजवंश की 17वीं राजकुमारी, जिन्हें राजवंश के नेता से असीम स्नेह प्राप्त हुआ, अन्यथा वह इस स्थान पर प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन क्या उसने सच में किसी पुरुष से ऐसा वादा किया? ये किस तरह की अवधारणा थी? इसका लगभग यही मतलब था कि वह इस बात को स्वीकार कर रही थी कि यह लड़का उसका शाही दामाद बनने वाला है। 1000 युआन राजवंश का शाही दामाद। एक पल के लिए हॉल में आराम कर रहे लोग भी उत्साह में शामिल होने के लिए बाहर दौड़ पड़े। उन सभी ने जियाओ युवेई के शब्द सुने थे और अब रिवर वाइट को देखते हुए उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गई थीं। विशेषकर भीड़ में मौजूद वे अनेक पुरुष जो रिवर वाइट को जान से मार डालना चाहते थे। आखिर वे उस स्थिति में क्यों नहीं खड़े थे? हे भगवान, इस बच्चे ने तो वाकई किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर ली है। किसी बड़े आदमी से चिपक कर बैठना, क्या तुम ठीक से बोल भी सकते हो? ये तो साफ तौर पर नरम चावल खाने जैसा है। अगर वह व्यक्ति 17वीं राजकुमारी है तो मैं भी यह नरम चावल खाना चाहूंगी। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हें जीवन में ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 2 पागल दानव पत्थर ही ढूंढ सकता है, तुम्हारा क्या फायदा? क्या 17वीं राजकुमारी तुम्हें पसंद करेगी? सभी ने जोशपूर्वक चर्चा की। रिवर वाइट पर उनके विचार अलग अलग थे। इसी बीच भीड़ में जून हुआनलिंग गोंग शुइय के बगल में खड़ी थी और गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। क्या हुआ लिंगर, क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? गोंग शुइय ने चिढ़कर कहा।
ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब होंग शिक्सियन को उस कमीनी शियाओ युवेई का साथ मिल गया है तो मेरे लिए उससे निपटना वाकई मुश्किल हो गया है, जुआंग हुआनलिंग ने दांत पीसते हुए कहा। अब उसके मन में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। काश उसे पता होता तो उसे उस समय ही रिवर वाइट के खिलाफ सीधे कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसे पहले पीट देना चाहिए था। कम से कम इससे कुछ हद तक गुस्सा तो शांत हो जाएगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। शियाओ युवेई ने इतने सारे लोगों के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत की, जिससे ये साबित हो गया कि वह गंभीर थी, चाहे इसके पीछे अन्य कारण हो या न हो। अगर जुआंग हुआनलिंग रिवर वाइट के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी तो उसे अपने विकल्पों पर विचार करना ही था। इस समय सबकी निगाहों के केंद्र में रिवर वाइट ने भी अपने स्तब्धता से बाहर आकर प्रतिक्रिया दी। शियाओ युवेई को देखते हुए उसके होंठ फड़क उठे, मानो वह मन ही मन सोच रहा हो, शाबाश शियाओ युवेई, कितनी बेशर्म हो तुम, ऐसी चाल भी चल सकती हो। रिवर वाइट, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी अनेक विधियों को देखते हुए अगर मैं सचमुच खुद को तुम्हारे प्रति समर्पित कर दूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। छी! रिवर वाइट लगभग अपना आपा खो बैठा था। उत्तेजक रवैये वाली शियाओ युवेई को देखकर वह सचमुच क्रोधित हो गया। राजकुमारी, तुम बात को बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। ये तो बस दो भूतिया फूल हैं, तुम्हारे लिए मेरे सामने इतना विनम्र होना काफ़ी नहीं है। रिवर वाइट ने गला साफ किया और सीधे सीधे बोला। इन शब्दों ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। राजकुमारी ने आपकी विनती मान ली और आपने वास्तव में इनकार कर दिया। आपकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? कई पुरुषों ने रिवर वाइट को घृणा की दृष्टि से देखा। ये व्यक्ति सचमुच बेशर्म था, ऐसे समय में मना करने की हिम्मत कैसे कर रहा था? अगर वे होते तो वे जरूर ललचा जाते और तुरंत सहमत हो जाते। न तो संसाधन, न ही रुतबा और न ही जियाओ युवेई का मनमोहक और खूबसूरत चेहरा ऐसी चीजें थीं जिन्हें वे ठुकरा सकते थे। हे, लगता है इस राजकुमारी के लिए तुम्हारा प्यार वाकई गहरा है। चिंता मत करो, ये राजकुमारी अब तुम्हें मेरे पीछे पड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगी। बात यहीं खत्म हो गई है। अब से तुम मेरे शियाओ युवेई के आदमी रहोगे। बोलने के बाद जियाओ युवेई ने रिवर वाइट के स्तब्ध होने का फायदा उठाते हुए सीधे उसके हाथ से दो भूत माता के फूल छीन लिए और फिर बिजली की गति से उन्हें 1000 युआन राजवंश के शक्तिशाली व्यक्ति को सौंप दिया। वह शक्तिशाली व्यक्ति अचंभित था, अपने हाथ में मौजूद प्रेत माता के फूलों को खाली निगाहों से घूर रहा था। दुनिया में क्या चल रहा है? हे, बधाई हो 17वीं बहन। तभी भीड़ के पीछे से एक सुस्त आवाज सुनाई दी और फिर जियाओ रुयू अपने लोगों के साथ अंदर आ गई। 17वीं बहन की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। ऐसे असाधारण व्यक्ति को ढूंढ पाना, ये देखकर बड़ी बहन को काफ़ी ईर्ष्या होती है। संभवतः उसी ने आपको पत्थर के जंगल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने में मदद की होगी, है ना? जियो युवेई को देखते हुए आगे बढ़ी। किसी कारणवश शियाओ युवेई, जिसने शियाओ वुवेई का सामना करते समय भी कोई भय नहीं दिखाया था, शियाओ रुयू के सामने बेहद घबरा गई थी, यहाँ तक कि उसकी सांस भी थोड़ी फूल रही थी। वह सचमुच एक पल के लिए अवाक रह गई। अध्याय 268 ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। कुछ देर देखने के बाद जियाओ रुयू खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है 17वीं बहन, इस दौर का पहला स्थान तुम्हारा है। बोलते बोलते उसने एक भंडारण अंगूठी सौंपते हुए कहा, लेकिन 17वीं बहन, तुम सच में थोड़ी निर्दयी हो। शियाओ युवेई का शरीर कांप उठा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इसका क्या मतलब है। ये स्पष्ट था कि उसके पहले अकेले जाने का पता चल गया था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी और वह बहुत ज़्यादा घबराई नहीं थी। बड़ी बहन मजाक कर रही है। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? स्वाभाविक रूप से आपको मुझसे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें भी तो नहीं कर सकते। शियाओ रुयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगी। असली मुकाबला तो अभी बाकी है, ये तो बस एक शुरुआत थी। शियाओ युवेई की ओर एक नज़र डालते हुए शियाओ रुयू ने और कुछ नहीं कहा और सीधे मुख्य हॉल में चली गई। कुछ क्षणों के लिए माहौल असहज हो गया। शियाओ युवेई को अब पहले जैसी सहजता का एहसास नहीं रहा। शियाओ रुयू के जाने के बाद से वह चुप ही रही। केवल रिवर वाइट को ही सिरदर्द हो रहा था। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि शियाओ युवेई ऐसा कुछ करेगी। ये वाकई थोड़ा निर्दयतापूर्ण था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो दिया हो। बॉस, आप, छी, हाँ, मैंने आपको पहली बार इस तरह अटकते देखा है। एनरान इतना जोर से हंसा कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। रिवर वाइट ने उसे गुस्से से घूरा और आखिरकार वह रुक गया, लेकिन एनरान के गोल मटोल कंधे लगातार उचकाते रहे। स्पष्टतः वह अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके सामने जियाओ वुवेई ने रिवर वाइट पर ठंडी निगाहें डालीं। पहले का गुस्सा और उसका टूटा हुआ स्वाभिमान दोनों ने मिलकर रिवर वाइट के प्रति उसके क्रोध को चरम पर पहुंचा दिया था। कुत्ते, एक बार जब हम पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश कर लेंगे तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर इस राजकुमार को मौका मिल गया तो आपका समय अच्छा नहीं बीतेगा।
अंततः शियाओ रुयू के अचानक प्रकट होने से यह मामला समाप्त हो गया। अब कोई नहीं बोला। आसपास के लोग, यह महसूस करते हुए कि देखने के लिए अब कोई रोमांच नहीं बचा है, वे भी तितर-बितर हो गए और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए अपने महलों में लौट गए। कुछ ही देर में 1000 युआन राजवंश के अन्य 2 राजकुमार भी आ गए। अंतिम निर्णय के कई दौरों के बाद जियाओ युवेई का स्कोर प्रथम रहा। अगर वह बाद में मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में इससे भी अधिक स्कोर हासिल कर लेती है, तो इस बार राजवंश को निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा इनाम मिलेगा। उसके अंतिम विजेता बनने की प्रबल संभावना थी। परिणामस्वरूप अन्य 4 शाही वंशजों में एकजुट होकर सबसे पहले शियाओ युवेई को हराने की प्रबल इच्छा थी। जियाओ युवेई को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी। पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश करने के बाद भी यह अनिश्चित था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अंदर की स्थिति इतनी सरल नहीं थी। मुख्य हॉल में पालथी मारकर बैठे रिवा वाइट और शियाओ युवेई स्पष्ट रूप से सभी के ध्यान का केंद्र बन गए थे। समय समय पर उन्हें महसूस होता था कि कोई उन्हें घूर रहा है। रिवा वाइट, जो बेहद निर्मम थी, उसे जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन जियाओ युवेई को इसका अफसोस था। उसे अपने कहे शब्दों पर वाकई पछतावा हो रहा था। उसका इरादा तो रिवा वाइट को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने का था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को सुर्खियों में ला दिया था। उस समय जियाओ युवेई ने रिवा वाइट की ओर देखा, उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ था। शाओ युवेई, हद से ज़्यादा मत जाओ। रिवा वाइट ने उसकी निगाह महसूस करते ही उसे डांटने के लिए तुरंत एक ध्वनि संदेश भेजा। क्या ये राजकुमारी कुछ हद से ज़्यादा कर रही है? जियाओ युवेई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। 2 भूतनी माँ के फूल मुफ्त में ले रहे हो? रिवा वाइट ने उपहास उड़ाते हुए कहा। याद रखना, तुम पर मेरे 300 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का कर्ज है। 300 मिलियन? रिवा वाइट, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? जियाओ युवेई ने गुस्से से कहा, ये भूत माँ फूल ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन के हैं। हे, यह मत भूलो कि ये तुम्हें कब दिए गए थे। खास समय, खास दाम। रिवा वाइट बार बार ताना मारते हुए बोला, अगर तुम इसे नहीं देना चाहते तो ठीक है। उस समय मैं इस कर्ज को 5 अरब के उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में जोड़ दूंगा। यह मत भूलो कि तुमने मुझे उस पैसे में से एक पैसा भी नहीं दिया है। बेशर्मीली, ये सब तुम्हारी ही घिनौनी हरकतों की वजह से हुआ। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। क्या तुम्हारे तरीके इतने नेक हैं? मुझे इस तरह फंसाने की कोशिश करना सरासर बेवकूफ़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन बातों की परवाह है? रिवा वाइट को यह सोचकर गुस्सा आया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ सूझा और उसने शियाओ युवेई की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। मैं एक परिवार वाला पुरुष हूँ। अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे जैसे बदमाश को कोई पसंद करता है क्या? इतना ही नहीं, मेरी पत्नी, आप उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, और यहाँ तक कि आपका 1000 युआन राजवंश भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, रिवा वाइट ने हंसते हुए कहा। ये सोचते ही आओ यान का शांत और सुंदर चेहरा अनायास ही उसके मन में उभर आया। जब से उसने अपने समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक की थी, तब से वह कई खूबसूरत महिलाओं से मिल चुका था, हर तरह की, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी आओ यान की बराबरी नहीं कर सकती थी। हम समय को देखते हुए आओ यान संत बनने के करीब होनी चाहिए, है ना? रिवा वाइट ने मन ही मन हिसाब लगाया, और रिवा वाइट की बातें सुनकर शियाओ युवेई इतनी क्रोधित हुई कि वह हंस पड़ी। मजाक? क्या इस पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरा 1000 युआन राजवंश नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता? मैं तुम्हें सच बताता हूं और तुम इस पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम जिद करते हो तो अगर मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चल गया तो तुम मर जाओगे और तुम्हारा 1000 युआन राजवंश समाप्त हो जाएगा। रिवा वाइट ने उदासीनता से कहा, इस बारे में आपसे बात करना बेकार है। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप भुगतान कर रहे हैं या नहीं? आप? शाओ युवेई रिवा वाइट से बेहद क्रोधित थी। बचपन से लेकर अब तक वह किसी से इतनी क्रोधित कभी नहीं हुई थी। रिवा वाइट को घूरते हुए जियाओ युवेई ने भुगतान न करने पर विचार किया। हालांकि भुगतान न करने के परिणाम भी बहुत स्पष्ट थे। सबसे पहले वह मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में रिवा वाइट की मदद खो देगी, और उसके जाने के बाद ये 1000 युआन राजवंश के लिए और भी अधिक अपमान का कारण बनेगी। उसे यकीन था कि रिवा वाइट जैसा निर्लज्ज व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसे घिनौने काम करेगा। कुछ देर सोचने और आंखें सिकोड़ने के बाद जियाओ युवेई ने आखिरकार कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 50 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन हैं। कोई बात नहीं, पहले मुझे कुछ एडवांस दे दो, रिवा वाइट ने सीधे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि शियाओ युवेई उसे इतना सारा पैसा दे देगी। कुछ न मिलने से तो अग्रिम राशि भी बेहतर थी। उसे जो भी मिलता वह ले लेता, एक छोटे मच्छर में भी मांस होता है। अगर दूसरों को पता चले कि रिवा वाइट की नज़रों में 50 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का इतना कम महत्व है, तो वे शायद उछल पड़ेंगे और दहाड़ेंगे। तुम अमीर कुत्ते! शाओ युवेई ने आक्रोश भरी निगाहों से रिवा वाइट को देखा, अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को दबाते हुए, और दांत पीसते हुए उसने एक स्टोरेज रिंग रिवा वाइट की ओर फेंक दी।
उसी समय 1000 युआन राजवंश के शक्तिशाली साधक द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए पागल दानव पत्थरों को वापस कर दिया गया। इन्हें जमा करना केवल गिनती के लिए था। इन पागल दानव पत्थरों को सचमुच वापस नहीं लिया जा सकता था, अन्यथा पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करना व्यर्थ हो जाता। अपने हाथ में लगभग 50 पागल दानव पत्थरों को देखकर जियाओ युवेई की भावनाएं काफी हद तक स्थिर हो गईं। कम से कम पागल दानव गुप्त भूमि में प्रवेश करने के बाद वह इन पागल दानव पत्थरों का उपयोग करके कई गुप्त लोकों में प्रवेश कर सकेगी। वैसे तुमने मुझे अभी तक मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड के अंदर की स्थिति के बारे में नहीं बताया है, रिवर वाइट ने अचानक उससे कहा। अध्याय 269 गुप्त स्थान की स्थिति। रिवर वाइट की इस समय सबसे बड़ी चिंता मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड के भीतर की स्थिति थी। वह इससे पहले बहुत जल्दबाजी में 1000 युआन सिटी चला गया था और फिर उसे शियाओ युवेई द्वारा कैद कर लिया गया था, जिससे उसे विवरण समझने का कोई अवसर नहीं मिला। रिवर वाइट की ओर देखते हुए जियाओ युवेई ने किसी अज्ञात कारण से अचानक पूछा, क्या आपके पास और भी पागल दानव पत्थर हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? स्पष्ट रूप से कहें तो पागल दानव पत्थर पागल दानव गुप्त मैदान के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर अवसरों के संबंध में। जैसे ही शियाओ युवेई ने बोलना शुरू किया, उसने रिवर वाइट की ओर 10 पागल दानव पत्थर फेंके। इन्हें ले लो, आखिर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दे सकती। रिवर वाइट ने अपने सामने मौजूद पागल दानव पत्थर को देखा, फिर शियाओ युवेई को देखा। क्या आज सूरज पश्चिम से उगा था? ये लोहे की मुर्गी, जो आमतौर पर इतनी कंजूस रहती थी, अचानक अपना स्वभाव क्यों बदल बैठी? रिवर वाइट की आश्चर्यचकित निगाहों को महसूस करते ही शियाओ युवेई के माथे की नसें तुरंत फूल गईं। ऐसा नहीं था कि वह दान कर रही थी, वह केवल इस तरीके का इस्तेमाल करके रिवर वाइट के उसके प्रति रवैये को बेहतर बनाना चाहती थी, ताकि वह उसके साथ रहे और उसके लिए काम करे। कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मेरे काम का नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में क्या अवसर हैं और वहाँ की स्थिति कैसी है, रिवर वाइट ने उदासीनता से कहा। अंदर की स्थिति बाहर जैसी ही है, लेकिन वहाँ रोशनी है और खतरा उतना बड़ा नहीं है। शियाओ युवेई ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के सीधे सीधे बात की। हालांकि भीतर हर जगह अवसर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़े और बेहतरीन अवसर वे कुछ गुप्त क्षेत्र ही हैं। पता चला कि पागल दानव के गुप्त मैदान के भीतर सबसे मूल्यवान चीजें उसके गुप्त क्षेत्र थे। वे कुल 8 थे। गुप्त लोक दूध या सफेद प्रकाश के समूह थे, जो 8 वेदी जैसी संरचनाओं पर सटीक रूप से वितरित थे। इन संरचनाओं से ये भी पता चलता था कि उनमें प्रवेश करने के लिए कितने पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता होती है। इनमें से 5 वेदियों ने निश्चित अवसर प्रदान किए, जिनमें प्रवेशकर्ता की प्रतिभा, क्षमता, गुप्त क्षेत्र की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की गति आदि के आधार पर एक स्कोरिंग प्रणाली थी। अंततः स्को के अनुसार गुप्त क्षेत्र स्वचालित रूप से आपको लाभ आवंटित करेगा। कभी कभी यह खजाने होते थे, कभी कभी आध्यात्मिक पत्थर, और कभी कभी ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना तकनीकें या यहाँ तक कि समृद्ध विशेष शक्तियाँ भी हो सकती थीं। संक्षेप में कहें तो ये बहुत अच्छा था, बहुत प्रभावशाली था। ऐसा था कि हर कोई इसे पाने के लिए अंतहीन रूप से तरसता रहता था। बाकी 3 वेदियों का क्या? रिवर वाइट ने आश्चर्य से पूछा। अन्य 3 वेदियों में कुछ ही लोग प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वहां प्रवेश करने के लिए कम से कम 50 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता होती है और वहां की स्थिति अधिक जटिल है। शियाओ युवेई ने सिर हिलाया। 1000 युआन राजवंश ने कई बार इसका विश्लेषण किया है और पाया है कि प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने आने वाली परिस्थितियां अलग अलग और पूरी तरह से असंबंधित होती हैं। इसके अलावा शुरुआत से लेकर अब तक किसी ने भी उन 3 गुप्त क्षेत्रों को पार नहीं किया है, इसलिए किसी को नहीं पता कि उन्हें क्लियर करने के लिए क्या करना होगा या इसके बदले क्या इनाम मिलेंगे। और चूंकि आवश्यक पागल दानव पत्थर बहुत महंगे हैं, इसलिए भले ही किसी के पास 50 पागल दानव पत्थर हो, कोई भी उन 3 गुप्त लोकों में जाना नहीं चाहेगा। ये सरासर व्यर्थ है। सुनने के बाद रिवर वाइट ने सिर हिलाया। अंदर की स्थिति काफी जटिल प्रतीत हो रही थी, लेकिन वह वास्तव में उन 3 गुप्त लोकों की ओर आकर्षित था। दूसरों के पास इतने सारे पागल दानव पत्थर नहीं थे, लेकिन उसके पास थे। उसके भंडारगृह में हजारों की संख्या में पागल दानव पत्थर चुपचाप पड़े थे। 3 गुप्त लोकों की बात छोड़िए, अगर 300 भी होते तो भी पर्याप्त समय होने पर वह हर एक को आजमा सकता था। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश करने के बाद केवल एक ही प्रकार का खतरा होता है। गुप्त क्षेत्र में कई भयंकर जीव रहते हैं। उनकी शक्ति भयावह है। सबसे निचले स्तर के जीव भी आत्मा के उद्भव की प्रारंभिक अवस्था में हैं। इसलिए प्रवेश करने के बाद बिल्कुल भी लापरवाही न करें। जब ये भयंकर जीव पागल हो जाते हैं तो वे सचमुच डरावने हो जाते हैं। शियाओ युवेई ने अचानक कहा। साथ ही पागल दानव गुप्त मैदान खुलने के बाद आप केवल 15 दिनों तक ही वहां रह सकते हैं। यदि आप उस समय के भीतर बाहर नहीं आते हैं तो आप अगली बार खुलने पर ही बाहर निकल पाएंगे। यह मत सोचो कि यह अच्छी स्थिति है।
तुम्हें पूरे 5 साल तक अंदर ही रहना होगा और उसी समय वे गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई नामोनिशान नहीं रहेगा। बोलते हुए जियाओ युवेई मुस्कुराए। अगर तुम अंदर फंस गए तो तुम्हें मौत का इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर तुमने उन 5 सालों में एक भी खूंखार जानवर को उकसाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। रिवर वाइट को बात समझ में आ गई, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। शाओ युवेई के अनुसार प्रवेश करने के बाद हर कोई अवसरों या अन्य लाभों की तलाश में गुप्त क्षेत्रों की ओर भागेगा जो उनके निजी मामले थे। तो उसे उससे क्या करवाना था? जैसे कि रिवर वाइट के सवाल को भांपते हुए जियाओ युवेई ने उदासीनता से कहा, प्रवेश करने के बाद आपको केवल 2 चीजें करनी होंगी। इसे जितना हो सके उतना इकट्ठा करो। जैसे ही वह बोल रही थी, दूधिया सफ़ेद रंग की पत्थर जैसी एक वस्तु जो नाखून से भी छोटी थी रिवर वाइट के सामने फेंक दी गई। यह मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड का एक अनूठा सार है। चाहे इसे गोलियों में मिलाया जाए या साधना में सहायता के लिए उपयोग किया जाए, यह अत्यंत उपयोगी है। आपको इसमें निहित समृद्ध जीवन शक्ति का अनुभव होना चाहिए। रिवर वाइट ने सिर हिलाया। इस छोटे से टुकड़े में एक उच्च श्रेणी की गोली के बराबर जीवन शक्ति समाहित थी। दूसरी बात क्या है? रिवर वाइट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शाओ युवेई के चेहरे पर चंचल भाव थे। दूसरी बात ज्यादा मुश्किल है। आपको गुप्त लोगों के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा करने से दूसरों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। पूरा गुप्त लोकों में सीमित स्थान हैं। 15 दिनों में स्थान प्रतिदिन एक बार रिफ्रेश होते हैं और प्रत्येक दिन केवल 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। शाओ युवेई का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने आगे कहा, तुम्हें बस इतना करना है। जब वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पागल दानव पत्थर रखने की कोशिश करें तो उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करो। बस इतना ही। अगर वे मेरे 1000 युआन राजवंश के लोग हैं तो आपको उन्हें और भी सख्ती से रोकना होगा। चिंता मत करो, वे तुम्हें मार नहीं सकते। तुम टोकन का उपयोग करके किसी भी समय टेलीपोर्ट करके निकल सकते हो। एक क्षण के लिए रिवर वाइट के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। ओह, ये तो लगभग उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा था। दूसरों को रोकना एक बात थी, लेकिन 1000 युआन राजवंश के लोगों को रोकना, क्या यह उसकी जान को खतरे में डालने जैसा नहीं था? कहते हैं कि किसी की संपत्ति को रोकना उसके माता पिता की हत्या करने के बराबर है। ऐसे अवसर की तो बात ही छोड़िए। यह अजीब बात होगी अगर उन शाही वंशजों ने उसका पीछा करके उसे मार न डाला हो। क्या आपको यकीन है कि यह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है? रिवर वाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चिंता मत करो, ये हमारी सामान्य परंपरा है। अन्यथा आपको क्या लगता है कि हमारे वंशजों में से प्रत्येक व्यक्ति लोगों को गुप्त भूमि में कैसे ला सकता है? शाओ युवेई मुस्कुराए। अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे रोकना है। ये बहुत आसान है। बस तुम मेरी ईमानदारी से मदद करो। मैं तुम्हें लाभ देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगी। छी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने अभी तक मुझे 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी नहीं दिए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी बकवास पर विश्वास करूंगा? रिवर वाइट ने ताना मारा। तुरंत जियो युवेई का चेहरा फीका पड़ गया। रिवर वाइट, कृतघ्न मत बनो। मैं तुम्हें बहुत महत्व देती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बात करने के लिए अपना गुस्सा दबा रखा है। इस अवसर को मत गंवाओ, जियाओ युवेई ने दांत पीसते हुए कहा। अध्याय 270। हम इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आप एक राजकुमारी हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहती हैं वह सही है। जियांग शियाओबाई ने हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव थे। वैसे भी उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। सीक्रेट ग्राउंड खुलने ही वाला था, शायद 1 घंटे के भीतर, और उसके भागने के मिशन में अभी भी 3 घंटे बाकी थे, जो कि काफ़ी समय था। एक बार जब वह गुप्त मैदान में प्रवेश कर जाता तो वह भागने लगता। इसमें ज़रा भी संकोच नहीं होगा। बिना कोई आवाज़ किए उनमें से कुछ लोग शांत हो गए। धीरे धीरे पागल दानव गुप्त मैदान के खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। बाद में एक के बाद एक अन्य लोग आए, या तो महाशक्ति से या पारिवारिक शक्ति से आने वाले प्रतिभाशाली लोग, या फिर बागी कृषक। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, अंततः कई शक्तिशाली साधक एक साथ मुख्य हॉल में प्रवेश कर गए। पागल दानव का गुप्त मैदान खुलने ही वाला था। वे मुख्य हॉल के बिल्कुल पीछे स्थित पत्थर की दीवार तक गए और फिर तुरंत मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर की दीवार को तोड़ने के लिए एकजुट हो गए। इसके कारण पूरा हॉल कांप उठा और फिर पत्थर की दीवार पर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। इसमें प्रवेश करने का मतलब था पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश करना। जैसे ही रोशनी का पर्दा खुला, लगभग उसी क्षण सैकड़ों लोग अंदर घुस आए और पीछे से भी लोगों का आना जारी रहा। इस प्रकार यह एक पुनर्तः एकल युद्ध की शुरुआत थी। कुछ महाशक्तियों के शिष्यों को छोड़कर लगभग कोई और उनके साथ सेना में शामिल नहीं हो सका। चलो चलें, ये देखकर शियाओ युवेई चिल्लाए और सभी लोग तेजी से प्रकाश के पर्दे के अंदर चले गए। जियांग शियाओबाई और आनरान उनके पीछे पीछे प्रकाश के पर्दे से गुजरे।
ऐसा लगा जैसे वे पानी के पर्दे से गुजर रहे हों। एक क्षणिक ठंडक का एहसास हुआ और फिर दोनों की आंखों पर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का प्रहार हुआ। बहुत तेज रोशनी थी। आखिरकार पिछली भूमिगत दुनिया में लगभग कोई रोशनी नहीं थी, यहाँ तक कि जगमगाता हॉल भी बहुत धुंधला था। ऐसे वातावरण से अचानक सामान्य रोशनी वाली दुनिया में आना लोगों के लिए वाकई असहनीय था। 2 सेकंड के लिए खुद को अनुकूलित करने के बाद जियांग शियाओबाई पूरी तरह से होश में आ गया और उसने पाया कि वे एक विशाल पर्वत शिखर पर थे, जिसके पीछे हल्के नीले रंग का प्रकाश का पर्दा था। सामने एक बड़ा पत्थर का प्रशिक्षण मैदान था, जो पहले से ही बहुत जर्जर हालत में था, जहां से लोग लगातार भागते और सभी दिशाओं में तितर-बितर होते रहते थे। मैंने तुम्हें जो बताया था उसे याद रखना। शाओ युवेई ने जियांग शियाओबाई पर एक नज़र डाली, फिर सीधे मुड़कर आगे बढ़ गई। इसी समय जियांग शियाओबाई ने सिस्टम में मिशन की शुरुआत की पुष्टि कर दी। अब वह शियाओ युवेई से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूरी 5 ली से अधिक नहीं हो सकती थी। वाह बॉस, आखिरकार हमें रोशनी दिख गई। अब हम क्या करें? क्या हम बस भाग जाएं? एनरान ने राहत की एक लंबी सांस ली। प्रकाश को देखने का एहसास बेहद सुखद था। उसे पूरे शरीर में थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही थी। इससे पहले कि जियांग शियाओबाई कुछ बोल पाता, अचानक बगल से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। कमीने, अब कहाँ भागोगे? जियो वुवेई, मोटे, भागो! जियांग शियाओबाई ने बिना सोचे समझे एनरान के कपड़े पकड़े, तेजी से आगे बढ़ा, पवन बचाव का उपयोग करके प्रशिक्षण मैदान के किनारे तक पहुंचा और फिर पहाड़ की चोटी पर स्थित चट्टान से छलांग लगा दी। उनका पीछा करो, तुम दोनों मेरे लिए उनका पीछा करो। तुम्हें उनकी साधना शक्ति को नष्ट करना होगा और उन्हें जिंदा पकड़ना होगा। यही आपका इन 15 दिनों का मिशन है। शाओ वुवेई ने प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र के 2 साधकों पर दहाड़ मारी और वे दोनों तुरंत बाहर निकल गए। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग सचमुच स्तब्ध रह गए। किसी का पीछा करने के लिए प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र के 2 साधकों को भेजना सरासर पागलपन था। उनके बगल में जून हुआनलिंग, जो टीम का नेतृत्व कर रही थी, ने संयोगवश जियांग जियाओबाई के भागने को देखा और मन ही मन उपहास किया। होंग शिक्सिन, अगले कुछ दिनों तक आपको पीछा करने में मजा आएगा। ... इस समय जियांग शियाओबाई को सिरदर्द हो रहा था। वह बेतहाशा भाग रहा था। वह पहले ही प्रारंभिक अवस्था की आत्मा उद्भव अवस्था में पहुंच चुका था और उसकी पवन से बचने की गति में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, जिससे उसे इन दोनों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन समस्या ये थी, वह शियाओ युवेई की 5 ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकता था। अगर वह इस दूरी को पार कर जाता तो मिशन विफल हो जाता। उसके दिमाग में सिस्टम पैनल पर एक लाल बिंदु और एक नीली सीमा दिखाई दे रही थी। नीली पट्टी 5 ली त्रिज्या की थी और हरा बिंदु जियांग शियाओबाई था। उसकी मौजूदा दूरी पहले ही इस सीमा को पार करने के करीब थी, जो काफ़ी खतरनाक थी। धिक्कार है, शियाओ युवेई, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? जियांग शियाओबाई ने मन ही मन गुस्से से कोसना शुरू कर दिया। यह महिला पूरी रफ्तार से पूरब की ओर भाग रही थी और वह केवल उसके पीछे पीछे चल सकता था, लेकिन उसकी गति न तो बहुत तेज हो सकती थी और न ही बहुत धीमी, जिससे जियांग शियाओबाई घबरा गया। शियाओ वुवेई, है ना? बस इंतज़ार करो स्वामी। अगर इस बार मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा और मम्मी के लिए रुलाया नहीं तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूँगा। जियांग शियाओबाई दहाड़ा। फिर उसने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली और पीछे की ओर तलवार की रोशनी छोड़ी। तलवार की शक्ति का विस्फोट हुआ और एक तारे के समान चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी। उनके ठीक पीछे पीछा कर रहे प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र के 2 साधक भी इस दृश्य को देखकर बेहद हैरान रह गए। धिक्कार है स्वॉर्ड इंटेंट को। इतना ही नहीं, इस हमले की ताकत भी भयानक थी। उन दोनों ने बिना सोचे समझे बचाव के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। तलवार की ऐसी शक्ति असीम थी, भले ही वे प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र में थे, अगर वे इसका सीधे तौर पर विरोध करते तो वे मुसीबत में पड़ जाते। बूम! हवा में एक धमाका हुआ और उनकी पीछा करने की गति रुक गई। बस इसी क्षण में जियांग शियाओबाई गायब हो चुका था और वे दोनों हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। उन्होंने इससे पहले भी जियांग शियाओबाई का पीछा किया था, लेकिन उस समय जियांग शियाओबाई का ध्यान केवल भागने पर था और उसने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए उन्हें जियांग शियाओबाई की ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जियांग शियाओबाई ने उन्हें बस डरा दिया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में हैरानी का भाव दिखाई दिया। आखिर यह बच्चा कौन है? इसने तलवार की शक्ति को कैसे समझ लिया है? बहुत खतरनाक। अभी अभी तलवार की वो रोशनी लगभग उस स्तर पर थी जहां मुझे अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना पड़ा। अगर वो लड़का सच में पूरी ताकत लगा दे तो उससे निपटना मुश्किल होगा। क्या हम पीछा कर रहे हैं? बकवास। अगर तुमने पीछा करने की हिम्मत नहीं की तो तीसरा राजकुमार तुम्हारी जान ले लेगा। फिर दोनों ने कुछ नहीं कहा और पीछा करना जारी रखा। वैसे भी इन 15 दिनों में भले ही वे जियांग शियाओबाई को मार न सकें, लेकिन उन्हें उसे खूब तकलीफ तो देनी ही थी।
कुछ दूरी तक भागने के बाद जियांग शियाओबाई रुक गया, क्योंकि उसके आगे शियाओ युवेई भी रुक गई थी। हालांकि उसे इस महिला के साथ क्या हो रहा था इसकी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे इस अवसर का लाभ उठाना ही था। वह अपने पीछे खड़े उन दोनों कमीनों की जमकर पिटाई करेगा। भले ही वह उन्हें मार ना सके, लेकिन उन्हें थोड़ा कष्ट तो देना ही था, अन्यथा वे सचमुच ये सोचने लगते कि जियांग शियाओबाई को धमकाना आसान है। जल्द ही प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले 2 साधक वहां पहुंच गए। जब उन्होंने जियांग शियाओबाई और आनरान को सामने स्थिर खड़े देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अवचेतन रूप से महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हालांकि इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने अचानक जियांग शियाओबाई के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान देखी और उसके हाथ में एक भयानक आभा बिखेरती हुई लाल रंग की लंबी तलवार प्रकट हुई। इस खजाने का स्तर निस्संदेह दिव्य स्तर से भी ऊपर था। अगले ही पल जियांग शियाओबाई अपनी लंबी तलवार लेकर आगे बढ़ चुका था। अध्याय 271 क्रूर जियांग शियाओबाई। इंद्रधनुष की तरह तेज गति से आगे बढ़ते हुए जियांग शियाओबाई को अपनी लंबी तलवार के साथ आगे बढ़ते देख वे दोनों पूरी तरह से घबरा गए। वे पहले ही देख चुके थे कि जियांग शियाओबाई के तरीके कितने भयावह थे, और अब उसके हाथ में दिव्य श्रेणी से भी ऊपर की एक लंबी तलवार का अतिरिक्त बल था, इसलिए वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते थे। तुरंत ही दोनों ने जल्दबाजी में अपने शरीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे रुके वे बचाव करने में भी असमर्थ रहे, क्योंकि जियांग शियाओबाई की गति बहुत तेज थी। क्लैंग! भयंकर और हिंसक लंबी तलवार ने वार किया, जिससे हवा में एक भयानक ध्वनि गूंज उठी, मानो मृत्यु की घंटी बज रही हो, जिससे लोगों के दिल कांप गए। जैसे ही उन्होंने तलवार की रोशनी के भीतर छिपी भयानक शक्ति को महसूस किया, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और उनके पैरों के तलवों से लेकर सीधे उनके दिमाग तक एक सिहरन दौड़ गई। उनके दिलों में सिर्फ 3 शब्द थे, हे भगवान, टकराना। हवा में एक धमाके की आवाज गूंजी और 2 आकृतियां सीधे पीछे की ओर उड़ गईं, कई ऊंचे पेड़ों को कमर से तोड़ते हुए मुश्किल से रुकीं। आखिरकार वे दोनों ही प्रारंभिक आत्मा उत्पत्ति अवस्था के साधक थे। भले ही वे जल्दबाजी में प्रतिरोध न कर सकें, लेकिन उनकी संयुक्त पूर्ण शक्ति इस तलवार को रोकने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन हालांकि उन्होंने इसे रोक दिया, फिर भी दोनों ने मुंह भर ताज़ा खून थूका। खून की बूंदें हवा में एक क्रिस्टलीय चाप बनाती हुई दिखाई दीं। छी, ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आत्मा के उद्भव के प्रारंभिक चरण के एक विशेषज्ञ ने हैरानी से कहा। अगर उनके संयुक्त प्रयासों के कारण ऐसा न होता तो शायद जियांग शियाओबाई ने सीधे उनके सिर काट दिए होते। एक क्षण के लिए दोनों ने जियांग शियाओबाई को भय से देखा, मानो उसे एक दुर्जय शत्रु मान रहे हों। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई और उनके हाथों में 2 लंबी तलवारें आ गईं। वे लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, अन्यथा वास्तव में उनकी जान जाने का खतरा था। इस समय वे दोनों जियांग शियाओबाई को ध्यान से देख रहे थे और कुछ देर तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन जियांग शियाओबाई उन्हें यह अवसर नहीं दे सकता था। वह मौके का फायदा उठाकर चौका मारने के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझता था। तुम दोनों बूढ़े कुत्तों, ये लो! जियांग शियाओबाई दहाड़ उठा, उसके भीतर से आकाश को भेदने वाली तलवार की शक्ति फूट पड़ी और वह सीधे उन दोनों की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय उसके हाथ में मौजूद रसातल इंद्रधनुष ने भी हवा में रक्तलाल तलवार की रोशनी की लकीरें छोड़ीं। तलवार की रोशनी के भीतर बिखरे हुए तारे प्रतीत हो रहे थे। 9 स्वर्गों में तारों भरा आकाश, तलवारबाजी। 9 स्वर्ग तारामयी तलवारबाजी में पूर्ण निपुणता प्राप्त करने के बाद इसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो गई थी। उस समय जियांग शियाओबाई ने इसी तकनीक का उपयोग करके गोंग शुआ को पराजित किया था। अब जबकि उसका क्षेत्र प्रारंभिक आत्मा उद्भव चरण में पहुंच चुका था, इन 2 पागल कुत्तों से निपटना उसके लिए सहज था। पलक झपकते ही जियांग शियाओबाई उन दोनों के सामने आ गया और एबिसल रेनबो ने जोरदार वार किया। आइए मिलकर इस बच्चे को रोकें! प्रारंभिक आत्मा उद्भव साधना चरण के एक विशेषज्ञ ने गर्जना की और फिर उन दोनों की लंबी तलवारों ने एक साथ हवा में अगाध इंद्रधनुष पर हमला किया। उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस तलवार को रोका। बूम! भयानक हमले हुए और उसके बाद का भयावह मंजर चारों ओर फैल गया, जिसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। आध्यात्मिक शक्ति की लहरों से बना एक मशरूम के आकार का बादल भी आकाश में प्रकट हुआ। तीनों एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। जियांग शियाओबाई ने अपने मुंह के कोने से खून का एक घूंट खांसकर बाहर निकाला। उसका चेहरा गंभीर था और उसने जबरदस्ती गले में अटके खून को निगल लिया। वास्तव में प्रारंभिक आत्मा उद्भव चरण का साधक बनने के बाद भी एक साथ 2 प्रारंभिक आत्मा उद्भव चरण के विशेषज्ञों से लड़ना अभी भी थोड़ा कठिन है। अभी अभी हुए उस प्रहार से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके आंतरिक अंग कांप रहे हों। यदि उसकी साधना के स्तर में सुधार न हुआ होता तो उस एक ही प्रहार से वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। एक ऐसी विधि जिससे दुश्मन को 1000 गुना नुकसान होता है जबकि स्वयं को 800 गुना नुकसान होता है। लेकिन इतना काफ़ी है। भले ही मैं उन्हें यहाँ मार न सकूं, लेकिन मैं उन्हें हिचकिचाने पर मजबूर कर सकता हूं और वे अब इतनी लापरवाही से मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे।
जियांग शियाओबाई ने ठंडी सांस लेते हुए अपनी कलाई घुमाई और अगाध इंद्रधनुष ने हवा में खून जैसे लाल रंग की चांदनी की एक चाप खींच दी। उसने एबिसल रेनबो को पकड़ रखा था और दूर से ही उसे सामने खड़े दोनों लोगों की ओर इशारा कर रहा था। तुम दोनों बूढ़े कुत्तों, भगवान का पीछा करने की हिम्मत कैसे करते हो? तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही मैं आज तुम्हें मार न सकूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ ना कुछ जरूर छीन लूंगा, वरना क्या तुम सच में सोचते हो कि भगवान के पास कोई और उपाय नहीं है? जियांग शियाओबाई की क्रोधी दहाड़ के साथ वह फिर से तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति किसी प्रेत की तरह फुर्तीली थी। पलक झपकते ही वह उन दोनों के सामने आ गया और उसके हाथ में मौजूद रसातल इंद्रधनुष ने सीधे उन पर वार किया। इस प्रहार की शक्ति भयावह थी। ये जियांग शियाओबाई का लगभग पूर्ण बल से किया गया हमला था। तलवार के एक ही वार से आकाश में तारामंडल प्रकट हो उठा और तलवार की ऐसी तीव्र शक्ति आकाश को भेदती हुई प्रतीत हुई, मानो प्रचंड बल के साथ उन दोनों की ओर बढ़ रही हो। इस तलवार की शक्ति का भयानुभूतिपूर्ण प्रभाव महसूस करते हुए वे दोनों लगभग रोने लगे थे। यह मत सोचो कि आमने सामने की टक्कर में जियांग शियाओबाई भी घायल हो गए थे, उनकी चोटें तो और भी गंभीर थीं। जियांग शियाओबाई के हमले वाकई असामान्य थे। आत्मा के उद्भव के शुरुआती चरण का कौन सा विशेषज्ञ इतने भयानक हमले कर सकता है? अगर वे दोनों मिलकर जान लगाकर प्रतिरोध न करते और गुप्त रूप से कई तुरुप के पत्ते इस्तेमाल न करते, तो शायद जियांग शियाओबाई उन्हें कुछ ही चालों में पूरी तरह से मार डालता। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ रहा होता तो कहने के लिए और भी कम होता। बूम! टकराव फिर से हुआ और तीनों आकृतियां तुरंत पीछे हट गईं, लेकिन जियांग शियाओबाई ने जैसे ही खुद को रोका, वह फिर से दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से लड़ने लगा, मानो उसे अपनी जान की परवाह ही न हो। पलक झपकते ही आत्मा के उद्भव के प्रारंभिक चरण के दोनों विशेषज्ञों को खून थूकने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले ही उन पर एक और हमला हो गया। इस तरह के कई लगातार दौरों के बाद दोनों सचमुच दर्द से कराह उठे। इतना ही नहीं, उनके हाथों में मौजूद हथियार भी टूट चुके थे और कुछ और वारों के बाद वे पूरी तरह चकनाचूर हो जाते। अगाध इंद्रधनुष, यह अर्जित आध्यात्मिक खजाना, कोई मामूली चीज नहीं थी। अभी भी जब इसकी दिव्य मुहर का 10% से भी कम हिस्सा हटा है, तब भी यह उन खजानों के लिए अभेद्य था। अगर ये दोनों बचाव करते समय अपनी लंबी तलवारों में आध्यात्मिक शक्ति न जोड़ते, तो ये हथियार एक ही मुठभेड़ में चूर चूर हो जाते। बैंग बैंग बैंग! जियांग शियाओबाई ने एक और हमला किया। उसकी आक्रमण गति अत्यंत तीव्र थी। उसने पलक झपकते ही 3 तलवारें चलाईं। प्रत्येक तलवार की शक्ति भयानक थी, जिससे दोनों के शरीर से खून निकल रहा था और वे पीछे की ओर उड़ गए। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जियांग शियाओबाई ने व्यंग्य करते हुए फिर से आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद अगाध इंद्रधनुष तलवार से जोरदार प्रहार किया। एक चटकने की आवाज़ सुनाई दी और दोनों के हाथों में मौजूद तलवारें अंततः टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। अपने हथियार खो देने के बाद दोनों और भी ज्यादा चिंतित हो गए। वे इसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? बिना सोचे समझे वे दोनों एक साथ मुड़े और आगे की ओर भाग गए। लेकिन जियांग शियाओबाई का इरादा अटल था। भला किसी का पीछा करके जब आप जीत ही न सके तो भाग कैसे सकते हैं? वह सीधे उनके पीछे भागा। उसकी गति उनसे भी तेज थी। कमीने, पागल कुत्ते की तरह क्यों भाग रहे हो? भागते हुए आदमियों में से एक ने पीछे मुड़े बिना दहाड़ मारी। तुम्हें पहले मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें सच में लगा था कि भगवान तुम्हें हरा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पहले पलटवार नहीं किया था? क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही गंभीर समझ रहे हो? जियांग शियाओबाई ने बार बार उपहास किया। अपनी गति फिर से बढ़ाई और तुरंत उनमें से एक के बगल में प्रकट हो गया। क्लैंग! अगाध इंद्रधनुष चारों ओर फैल गया और एक लंबी तलवार के मांस को चीरने की आवाज सुनाई दी। इससे आसानी से एक आदमी का कंधा सीधे कट गया। घाव साफ और चिकना था, जिससे खून तेजी से बह निकला। अरे बदमाश, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें जरूर मार डालेगा। प्रारंभिक आत्मा उद्भव अवस्था के साधक को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसके हाथ में एक ताबीज प्रकट हुआ और उसने उसे जियांग शियाओबाई पर फेंक दिया। गड़गड़ाहट! पलक झपकते ही आसमान में बिजली कड़की और छोटी उंगली जितनी मोटी बिजली की एक तेज चमक सीधे आसमान से जियांग शियाओबाई पर गिरी। अध्याय 272। इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं झेला। जब जियांग शियाओबाई ने पहली बार उस ताबीज को देखा, तब भी वह बेहद सतर्क था। उसका दिमाग तेज था। वह किसी भी समय किसी भी संकट का जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसने देखा कि यह सिर्फ बिजली की एक चमक थी जो उंगली से भी पतली थी और आकाश से नीचे गिर रही थी, तो उसे अवचेतन रूप से लगा कि इसमें कुछ खास नहीं है। खैर, अवचेतन तो अवचेतन ही होता है, लेकिन जियांग शियाओबाई कोई मूर्ख नहीं था। किसी डिस्ट्रैक्शन रियल्म विशेषज्ञ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता इतना सरल कैसे हो सकता है? वह तुरंत तैयार खड़ा हो गया, अपनी पूरी ताकत, अपने शरीर को परिष्कृत करने की साधना, 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला और 9 स्वर्गों की तारामयी तलवारबाजी की पहली परत की अपनी पूरी समझ का उपयोग करते हुए उन्होंने इसका डटकर सामना करने का फैसला किया। ठीक है, अब भगवान को देखने दो कि मैं अब कितना मजबूत हूँ।
ये सोचकर जियांग शियाओबाई आगे बढ़ गया। उसके बगल में खड़े दोनों लोग स्तब्ध रह गए, क्षण भर के लिए अपना भागना रोक दिया और अपनी चोटों को नज़रअंदाज करते हुए जियांग शियाओबाई की आकृति को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते रहे। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है? मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन यही ठीक है, बस उसे मौत के घाट उतार दो। इससे उसकी जान जा सकती है। यह एक सर्वोच्च दिव्य बिजली का ताबीज है। इसका एक ही वार दिव्य रूपांतरण के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर है। जी हाँ, वह निश्चित रूप से मर चुका है। दूसरी ओर एनरान भी अचंभित थी। क्या उसके बॉस को बुखार था? बॉस, आप पागल हैं, भागो, एनरान ने सहज रूप से चिल्लाया। लेकिन जियांग शियाओबाई के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब भागने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। असामान्य वातावरण को भांपने के बाद जियांग शियाओबाई को भी एक अस्पष्ट सी अनुभूति हुई। ये बिजली गिरना कोई साधारण घटना नहीं थी। समस्या ये थी कि जैसे जैसे वह बिजली के करीब आता गया, उसे ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। इससे जियांग शियाओबाई को आश्चर्य हुआ। हालांकि जैसे ही बिजली जियांग शियाओबाई को छूने वाली थी, उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह अचानक मिली पूर्व सूचना मृत्यु का आभास थी। ये भूतिया द्वार क्या है? लेकिन गति इतनी तेज थी कि जियांग शियाओबाई के लिए बचना असंभव था। वह जानता था कि वह आराम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से जुटाया और युवानों को उसकी अधिकतम क्षमता तक धकेल दिया। धिक्कार है, भगवान इस बुराई में विश्वास नहीं करते। जियांग शियाओबाई दहाड़ उठी। फिर चटक, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह हवा में ही फट गया हो। उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से तड़प रहा था, मानो उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। तारांकन टकराना, तारांकन। वह जमीन पर बुरी तरह गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। एनरान दौड़कर जियांग शियाओबाई के पास गई तो उसने देखा कि कोयले के आकार की एक वस्तु, जिसकी दो बड़ी सफ़ेद पुतलियां थीं, आकाश की ओर खाली निगाहों से घूर रही थी। कोयले से बनी इस आकृति से अभी भी धुआं निकल रहा था। पफ, मुंह से काला धुआं थूकते हुए जियांग शियाओबाई के मन में 3 घातक सवाल थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? आखिर वो चीज़ क्या थी? बॉस, क्या आप ठीक हैं? एनरान सावधानी से पास आए। मैं ठीक हूँ। जियांग शियाओबाई की आवाज़ कर्कश और बेहद कमज़ोर थी। उस आखिरी झटके ने सचमुच उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह भूत द्वार के किनारे पर चल रहा हो। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाने का एहसास बेहद रोमांचकारी था। सौभाग्य से उसका शरीर बलवान था और तलवार की शक्ति भी उसकी रक्षा कर रही थी। साथ ही युवानहोंग ने 70% से अधिक शक्ति को रोक दिया, अन्यथा वह पल भर में राख हो जाता। जियांग शियाओबाई बिजली की शक्ति को भयावह मानता था, लेकिन उसे इसका कभी स्पष्ट अंदाजा नहीं था और उसे लगता था कि उसकी ताकत इसे सहन करने में सक्षम होनी चाहिए। वास्तव में जीवन के 3 महान भ्रमों में से एक ये है, मैंने सोचा था कि मैं कर सकता हूँ। काले धुएं का एक और घूंट थूकने के बाद जियांग शियाओबाई में आखिरकार इतनी ताकत आ गई कि उसने एक गोली अपने मुंह में डाल ली और तुरंत ही उसे अपने पूरे शरीर में एक ताजगी भरी ठंडक महसूस हुई, जो अविश्वसनीय रूप से आरामदायक थी। बिना कुछ कहे वह गहरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं जब उसने सामने मौजूद 2 आकृतियों को देखा, लेकिन पाया कि वे पहले ही बहुत दूर भाग चुकी थीं। उसकी दृष्टि रेखा में केवल 2 छोटे काले बिंदु ही दिखाई दे रहे थे। धिक्कार है, लॉर्ड को अपने पदार्पण के बाद से इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। जियांग शियाओबाई ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए। तुम हरामखोरों, मुझे इतना दयनीय बना रहे हो। बस देखते रहो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी दयनीय हालत देखकर जियांग शियाओबाई को सचमुच मन ही मन बहुत गुस्सा आया। आप ही बताए, आपको दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सीधे बिजली का सामना क्यों करना पड़ा? अगर चीट का इस्तेमाल न किया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। जियांग शियाओबाई को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने इस बार दिखावा करने में वाकई हद से ज्यादा कर दिया था और वह असफल हो गया था। बेहद दयनीय स्थिति में दूसरी ओर डिस्ट्रैक्शन रियल्म के शुरुआती चरण के 2 विशेषज्ञ ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। वे 100 से अधिक दौड़े और अंत में एक पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने मन को शांत करने के लिए रुक गए। भयानक, बेहद भयानक। वह बच्चा किस तरह का राक्षस है? इतनी सब घटनाओं के बाद भी वह मरा नहीं। उस बच्चे के साथ बहुत कुछ चल रहा है। उसे किसी अलौकिक शक्ति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा उसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अच्छा हुआ कि मेरा दिल मजबूत है, वरना मैं वहीं डर के मारे मर ही जाती। यह एक मजाक था। उन दोनों ने शुरू में सोचा था कि बिजली आसानी से जियांग शियाओबाई को राख में बदल देगी और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन जियांग शियाओबाई पर बिजली का पूरा हमला हुआ और वह केवल पूरी तरह से झुलसकर काला पड़ गया। उसकी आभा कमजोर हो गई। क्या ये किसी भूत को देखने जैसा नहीं था? उन्होंने आत्मा के उद्भव के प्रारंभिक चरण में किसी को इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हुए न तो कभी देखा था और न ही कभी सुना था। क्या हमें
उसका पीछा करना जारी रखना चाहिए। जियांग शियाओबाई द्वारा जिसका हाथ काट दिया गया था, उस व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा। चलो उसका पीछा करते हैं, लेकिन अब इतना घमंड मत करो। इन 15 दिनों में तुम और मैं शायद गंभीर खतरे में हैं। दूसरे ने आह भरी, उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिख रही थी। दरअसल हमारे पास अभी भी मौका है। इस पागल दानव के गुप्त मैदान में कई खतरनाक जगहें भी हैं। हो सकता है उसे उनके बारे में पता न हो और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी के लिए पहले हम अपनी चोटों से उबर लें। ... कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद जियांग शियाओबाई आखिरकार होश में आ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से उसने अपने शरीर पर जले हुए पदार्थ को सीधे चकनाचूर कर दिया, जिससे उसकी चिकनी जैद जैसी त्वचा सामने आ गई। जियांग शियाओबाई को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस बार बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या इस बिजली में शरीर को तरोताज़ा करने की क्षमता भी थी? उसे ये भी महसूस हुआ कि बिजली के उसके शरीर में समाहित होने के बाद यह उसके दांतियान से होकर गुजरी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से और बलपूर्वक उसकी साधना एक बार फिर स्थिर हो गई। इस तरह उसकी साधना को जबरदस्ती स्थिर करने का अवसर बाद में उपयोग के लिए बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, युवानहोंग को एक अपग्रेड भी मिला। बिजली का वह झटका सबसे पहले युवानहोंग पर लगा और ठीक इसी वजह से जियांग शियाओबाई बच सका, वरना वह मौके पर ही राख हो जाता। आखिरकार वह एक अर्जित आध्यात्मिक खजाना था, और बिजली के इस झटके ने अनजाने में युवानहोंग की कुछ स्वर्ग और पृथ्वी की मुहरों को खोल दिया था। बस थोड़ा सा, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की मुहर की पहली परत को तोड़ने के एक कदम और करीब था। हे भगवान, ये तो एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। जियांग शियाओबाई बेहद उत्साहित थी और उसे दोबारा कोशिश करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। खांसी, नहीं, ये बहुत डरावना था, मैं इसे दोबारा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियांग शियाओबाई ने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। वह दोबारा ऐसा दर्द सहन नहीं करना चाहता था। ठीक होने और नए कपड़े पहनने के बाद जियांग शियाओबाई ने अपने सिस्टम में नक्शा देखते हुए तरोताजा महसूस किया, क्योंकि जब से वह पहले रुकी थी तब से जियाओ युवेई बिल्कुल भी नहीं हिली थी। अध्याय 273 यह आध्यात्मिक फल विषैला है। यह अच्छी बात थी कि जियाओ युवेई तब हिले नहीं थे, वरना जियांग जियाओबाई को सचमुच वहीं पर उनकी चोटों को स्थिर करने का मौका नहीं मिलता। उसे शियाओ युवेई से लगभग 5 ली की दूरी बनाए रखनी थी, वह इससे अधिक दूरी नहीं बना सकता था, अन्यथा मिशन को तुरंत असफल घोषित कर दिया जाता। जियांग शियाओबाई को असफलता के परिणामों का पता नहीं था, वह केवल इतना जानता था कि उसके 20 प्रतिष्ठा अंक चले जाएंगे। और पिछली सफलता और उन्नयन का पुरस्कार पहले ही मिल चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी साधना को जबरदस्ती स्थिर करने के अवसर की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के जोरदार उपचार से उनके स्वास्थ्य में सर्वांगीण सुधार हो चुका था। सुधार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इससे जियांग शियाओबाई की शक्ति में थोड़ी सी वृद्धि हुई, और वर्तमान स्थिति में हर छोटी से छोटी चीज़ उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह अजीब है, शियाओ युवेई हिल क्यों नहीं रही है? जियांग शियाओबाई ने उत्सुकता से मन ही मन सोचा। ये सोचकर उसने स्थिति का जायजा लेने के लिए जाने का फैसला किया। आखिरकार सिस्टम ने ये तो नहीं कहा था कि वे पास नहीं जा सकते। चलो चलते हैं, शियाओ युवेई को ढूंढते हैं। जियांग शियाओबाई ने खुद को ठीक किया और अपना भेष दोबारा धारण कर लिया। बिजली गिरने के दौरान उसका पिछला भेष बहुत पहले ही नष्ट हो गया था और अब बेकार था। अब यह उसका असली चेहरा था, और अगर कोई इसे देख लेता तो वाकई बहुत बुरा होता। इसका उनकी कई योजनाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके बगल में खड़ी आनरान ने भी आह भरी, बॉस, आपका असली चेहरा इतना आकर्षक है, आप अब तक के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है। आप हर दिन भेष क्यों बदलते हैं? वैसे भी आप जो कुछ भी करते हैं, भेष बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में सब कुछ उजागर हो ही जाएगा। तुम्हें क्या पता, अगर मैंने अपना वेश नहीं बदला होता तो मुझे मारने आने वाले लोग और भी क्रूर होते। उस समय तो तुम पल भर में राख हो जाते, जियांग शियाओबाई ने अधीरता से कहा। आखिरकार पूर्वी क्षेत्र में उसका असली चेहरा काफी प्रसिद्ध होना चाहिए, और प्राचीन कबीला उससे निपटने के लिए गुप्त रूप से परेशानी जरूर खड़ी करेगा। अन्यथा ये निर्दयी गु बेई की शैली नहीं होती। और जब प्राचीन कबीले को पता चला कि वह यहाँ है, तो हे भगवान, उस समय जो संघर्ष छिड़ा था उसके आधार पर जियांग शियाओबाई को लगा कि कुतिया गु बेई उसे पकड़ने के लिए शरीर एकीकरण चरण के विशेषज्ञ को भी भेज देगा। उस समय ये वास्तव में एक अंतहीन पीछा होगा, शायद उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा या प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिलेगा, और वह सीधे नॉकआउट हो जाएगा। अरे बॉस, आपके कितने दुश्मन हैं? एनरान ने हैरानी से कहा। जियांग शियाओबाई ने अपना वेश बदलते हुए एक पल सोचा और कहा, मैं इसे इस तरह से कहूँ, अगर आपके बॉस का सबसे बड़ा दुश्मन भी लोगों को भेज दे तो 1000 युआन राजवंश भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। बेहद जोशीली, मेरे बॉस के लायक, बस बेहद जोशीली। मोटे, तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? क्या मैं हूँ? नहीं, मैं तो शुरू से ही यहीं खड़ा हूँ।
हे, क्या तुम मुझसे उलझने से बचना चाह रहे हो? जियांग शियाओबाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। एनरान ने झट से अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे और मेरे बॉस के बीच जीवन मरण का रिश्ता है, हम जीवन मरण का साथ देते हैं, इस छोटी सी बात में डरने की क्या बात है? ओह, तो फिर तुम चले क्यों नहीं जाते? जैसे ही जियांग शियाओबाई बोल रहा था, वह अचानक आगे बढ़ा और उस मोटे आदमी के नितंब पर लात मार दी। ये कुत्ता पैसे बांटते समय तो सबसे ज्यादा उत्साहित था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके पीछे इतने भयंकर दुश्मन हैं, तो वह भाग जाना चाहता था। बेईमान। कुछ हंसी मजाक और साफ सफाई के बाद जियांग शियाओबाई और आनरान जल्दी से शियाओ युवेई के पास पहुंच गए। ये केवल कुछ ली की दूरी थी और वे पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने पर वे दंग रह गए, यहाँ इतने सारे लोग थे और भीड़ के बीचों बीच लाल फलों से लदा एक फलदार पेड़ था। भीड़ में जियाओ युवेई शांति से फल के पकने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र जियांग जियाओबाई पर पड़ी और उसकी पलकें तुरंत फड़क उठीं। ये आदमी यहाँ क्यों है? सब खत्म हो गया, ये जरूर किसी आध्यात्मिक फल को निशाना बनाएगा। शाओ युवेई ने जियांग शाओबाई के शरारती तरीकों को देखा था। वह उस तरह का आदमी था जो एक दिन भी बिना मुसीबत खड़ी किए नहीं रह सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस आदमी के पास कई तरह की तरकीबें थीं और वह कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। मत आना, जियाओ युवेई ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन दुर्भाग्यवश जियांग शियाओबाई मन की बात नहीं पढ़ सकता था और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अरे 17वीं राजकुमारी, आपको कौन सा शानदार अवसर मिला है? जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो कतई बकवास है, वह इस अवसर को कैसे गंवा सकता है? कुछ खास नहीं, बस एक प्रकार का आध्यात्मिक फल मिला है और ये लगभग 1 घंटे में पक जाएगा, जियाओ युवेई ने शांत भाव से कहा। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया, फिर देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। इंतजार मत करो, चलो चलते हैं, ये चीज़ बहुत हानिकारक है, जियांग शियाओबाई ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे बहला फुसलाकर कहीं ले जाकर खुद छीनना तो नहीं चाहते? शाओ युवेई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पिछले कुछ दिनों में जियांग शियाओबाई के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह ऐसा करने में सक्षम था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं लालची भी होता तो भी मुझे अपनी जान से खिलवाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग शियाओबाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह वास्तव में एक आध्यात्मिक फल है, लेकिन ये जहरीला है और बेहद विषैला है। जब तक आपके पास कोई विशेष शारीरिक क्षमता न हो, इसे खाना बेकार होगा और इससे जान जाने का खतरा भी है। सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो यहीं इंतजार करते रहिए। क्या आपको लगता है कि मैं तब इसे छीनने की कोशिश करूंगा? एक पल के लिए जियाओ युवेई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह भी थोड़ी अनिश्चित थी। क्या आप निश्चित हैं? मुझे तो बस इसका आभास हुआ, और इस आध्यात्मिक फल पर जहर की ऐसी कोई आभा नहीं थी। जियाओ युवेई ने अपनी भौहें उठाईं। आपको विष की आभा का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह अभी पका नहीं है। एक बार पक जाने पर इसके आसपास की शाखाएं और पत्तियां अत्यंत विषैले पदार्थों में परिवर्तित हो जाएंगी और आध्यात्मिक फल में विलीन हो जाएंगी। जियांग शियाओबाई का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। इस आध्यात्मिक फल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण यह है कि पकने से पहले पत्तियां विषों को फल में समाहित कर लेती हैं। इस तरह जो विष मूल रूप से केवल नवजात आत्मा अवस्था में रहने वालों को ही मार सकते थे, वे अब आसानी से शरीर से बाहर निकलने की अंतिम अवस्था में रहने वालों को भी मार सकते हैं। क्या यह उतना ही रहस्यमय है जितना तुम कहते हो? तुम कोई रसायन शास्त्री तो नहीं हो, तुम्हें भला क्या पता? शियाओ युवेई के पीछे खड़ा शरीर से बाहर निकलने की अवस्था का अंतिम चरण का साधक, जो हमेशा से जियांग शियाओबाई से नाखुश रहता था, ने उपहास किया। कई मुठभेड़ों के बाद जियांग शियाओबाई को पता चला कि इस व्यक्ति का नाम शियाओवू था और उसे इन बाद के चरण के साधकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। जियांग शियाओबाई के साथ उनके बार बार होने वाले टकराव का कारण संभवतः ये था कि जियांग शियाओबाई ने उनके लंबे समय से चले आ रहे पद पर कब्जा कर लिया था। ये सुनकर उसने शियाओवू की ओर देखा और पूछा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ? शियाओवू, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि अगले आधे महीने तक तुम शियाओ युवेई के साथ रह सको, अन्यथा तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। तुम? जियाओवू गुस्से से दहाड़ा, लेकिन जियाओ युवेई की घूरती नज़र ने उसे चुप करा दिया। बस करो, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो चलते हैं। शियाओ युवेई ने ठंडी सी सांस ली, मुड़ी और बिना किसी झिझक के बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ चली गई। ऐसा नहीं था कि उसे जियांग शियाओबाई पर पूरा भरोसा था। यहाँ इंतजार करने और समय बर्बाद करने के बजाय अन्य अवसरों की तलाश करना बेहतर था। वह रहस्यमयी लोक कल ही खुलेगा। वैसे आपने पहले बताया था कि आप लोगों को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। आपने ऐसा कैसे किया? जियांग शियाओबाई ने अचानक पूछा। अध्याय 274, अनछुआ भूभाग। जियांग शियाओबाई ये जानने के लिए बेताब था कि यह सब कैसे किया गया।
इस समय उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, शियाओ वुवेई को परेशान करना। वह पागल कुत्ता, उसने तो बार बार बिना किसी कारण के लोगों को उसका पीछा करने के लिए भेजा था। ये पूरी तरह से इस बात का मामला था कि अगर आप उसके विचारों का पालन नहीं करते हैं तो ठीक है, फिर मैं आपसे निपट लूंगा। जियांग शियाओबाई को इस तरह का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वह उन्हें अपना रंग नहीं दिखाता तो क्या वे सच में उसे हेलो किटी समझते थे? जियांग जियाओबाई का सवाल सुनने के बाद जियाओ युवेई ने उसकी ओर देखा। क्या तुम फिर से कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ? क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं दूसरों को, खासकर आपके 1000 युआन राजवंश के वंशजों को, जितना हो सके रोकने में आपकी मदद करूं? जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी कारणवश जियांग शियाओबाई की मुस्कान देखकर शियाओ युवेई को अचानक ऐसा लगा जैसे वह कोई पाप कर रही हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे जियांग शियाओबाई को ऐसी चीजें नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि जियांग शियाओबाई मुसीबत खड़ी करने में माहिर थी। अगर वह हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती तो 1000 युआन राजवंश के उसके दूसरे भाई बहन अंततः इसके लिए उसे ही दोषी ठहराते। आखिरकार सभी जानते थे कि जियांग शियाओबाई ही उसकी खास शख्सियत थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि जियांग शियाओबाई शायद सफल हो जाए। ऐसे में हो सकता है कि वह इस दौर में पहला स्थान न पा सके, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए। बाहर जाने के बाद राजवंश उसे कई चीज़ों से पुरस्कृत करता था और फिर वह धीरे धीरे उनका प्रबंधन करती थी, और एक दिन वह सफलतापूर्वक सभी को आश्चर्यचकित करने में सक्षम हो जाती थी। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा पीछा करते रहो, हम जल्द ही गुप्त लोक में पहुंच जाएंगे। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दूसरों को गुप्त लोक में प्रवेश करने से कैसे रोका जाए। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ युवेई ने आखिरकार कहा। बस इसी तरह जियांग शियाओबाई ने शियाओ युवेई का अनुसरण करते हुए सीधे गुप्त क्षेत्र के स्थान की ओर प्रस्थान किया और थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद वहां पहुंच गया। ये स्थान एक विशाल वेदी थी। यह एक विशाल पर्वत जैसा था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह एक अष्टफलक था, जिसके प्रत्येक फलक पर एक गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था और उस पर ऐसे चिन्ह भी थे जो ये दर्शाते थे कि यह कौन सा गुप्त क्षेत्र था। इस समय गुप्त क्षेत्र के खुलने का समय अभी नहीं आया था, लेकिन बहुत से लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। जियांग शियाओबाई ने भीड़ में जूंग हुआनलिंग को देखा और उसने भी उसे देखा। जुआंग हुआनलिंग ने जियांग शियाओबाई को इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और जियांग शियाओबाई ने बदले में उसे बीच वाली उंगली दिखाई। अचानक जुआंग हुआनलिंग थोड़ा असमंजस में पड़ गई। इसका क्या मतलब था? उसने गोंग शुइयो से पूछा, जिसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन होंग शिक्सियन की शैली को देखते हुए ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। उस बदमाश को थोड़ी देर और उछलकूद करने दो, ये युवती बाद में उससे जरूर बदला लेगी, जुआंग हुआनलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। अब सबकी निगाहें उनके सामने मौजूद रहस्यमय क्षेत्र पर टिकी हुई थीं। वे सबसे पहले सर्वोत्तम स्थान खोजने के लिए जल्दबाजी करना चाहते थे, जो आगामी प्रतियोगिता के लिए फायदेमंद होगा, और उन्हें अपनी रणनीति भी बनानी थी, क्योंकि एक दिन में केवल 5 लोग ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वहां इतने सारे लोग मौजूद थे कि संख्या बिल्कुल अपर्याप्त थी। किसी साधन के बिना ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जियांग शियाओबाई ने उस पर एक नज़र डाली और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधे शियाओ युवेई की ओर देखते हुए कहा, जल्दी बताओ वरना बहुत देर हो जाएगी। इतने चिंतित? क्या तुम्हें नहीं पता कि शियाओ वुवेई मेरा पीछा कर रहा है? अगर हमारी मुलाकात हुई तो मेरे साथ फिर से बुरा बर्ताव होगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियांग शियाओबाई ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा, वह आदमी पागल कुत्ते जैसा है, बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है। हे मुसीबतों के राजा, तुम्हारे लिए उसे मुसीबतदेह मानना, क्या यह मेरे तीसरे भाई का सम्मान नहीं है? जियो युवेई ने हल्के से व्यंग्य किया, फिर जियो वू की ओर इशारा किया। हालांकि जियाओ वू जियांग जियाओबाई से बहुत नाराज था, लेकिन उसे अब जियाओ युवेई के लिए काम करना ही था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर शाओ वू सीधे बाहर निकल गया और जियांग शाओबाई को खींचकर गुप्त क्षेत्र के द्वार के सामने ले आया। ये पत्थर का कुंड देखो, इस पर अंकित है कि इसमें प्रवेश करने के लिए 3 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता है। उस समय पागल दानव पत्थरों को पत्थर के कुंड में रखा जाएगा। इस समय गुप्त लोक से एक रहस्यमयी शक्ति निकलेगी जो आपकी आभा को उसमें अंकित कर देगी। फिर गुप्त लोक का द्वार खुल जाएगा। ध्यान दें, एक बार आभा अंकित हो जाने के बाद केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य बात यही है, यदि इम्प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान पागल दानव पत्थर को हटा दिया जाता है या इम्प्रिंटिंग प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो इम्प्रिंट निश्चित रूप से विफल हो जाएगा और उस व्यक्ति को पूरे दिन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जियांग शियाओबाई ने अवचेतन रूप से कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति की छाप पहले से ही अंदर मौजूद है? लेकिन क्या इससे अगले व्यक्ति पर असर पड़ेगा? शाओ वू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। गुप्त क्षेत्र में केवल 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।
अगर वे अंदर नहीं जाते तो स्वाभाविक रूप से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर जियांग शियाओबाई को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ और उनके मन में तुरंत कई उपाय प्रकट हो गए। अवरोध पैदा करने का ये तरीका तो मानो उसी के लिए बनाया गया था। वह अर्थ एस्केप का इस्तेमाल करके भूमिगत जा सकता था और महत्वपूर्ण क्षण में छाप को बाधित कर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। अद्भुत। हम शियाओ वुवेई है ना? इस बार तो देख लो कि कहीं तुम्हारा पापा तुम्हें खत्म ही न कर दे। एक पल के लिए जियांग शियाओबाई मन ही मन उपहास कर रहा था। वह शियाओ वुवेई की घबराहट भरी शक्ल की कल्पना भी कर सकता था। इसके बाद उसे यह जांचने की जरूरत थी कि उसकी योजना वास्तव में व्यवहारिक हो सकती है या नहीं। ज्यादा दूर मत जाओ, उस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, शियाओ युवेई ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें गड़बड़ करने से रोकूंगा तो मेरा नाम जियांग नहीं होगा। खैर, ये शब्द तो उसने मन ही मन कहे थे। अगर वो इन्हें सीधे सीधे कह देता तो शियाओ युवेई शायद तुरंत ही शत्रुतापूर्ण हो जाती। सिर हिलाते हुए जियांग शियाओबाई सीधे आनरान को लेकर चले गए। उसे इसे आजमाने का मौका ढूंढना था। जल्द ही वे दोनों वेदी से 5 ली से भी कम दूरी पर एक स्थान पर पहुंच गए। जियांग शियाओबाई ने आनरान को उनके आसपास सतर्क रहने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं पृथ्वी पलायन का उपयोग करके भूमिगत हो गया। वह धीरे धीरे और आराम से वेदी के किनारे लौट आया। अपनी दिव्य गुप्तता की विधि के कारण आसपास कोई भी उसे देख नहीं सका। फिर वह सावधानी से गुप्त क्षेत्र के द्वार के किनारे की ओर बढ़ा। उसे न तो कोई भय महसूस हुआ और न ही कोई खतरा, और वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि गुप्त क्षेत्र अभी तक खुला नहीं था। वैसे भी फिलहाल कोई समस्या नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि इस गुप्त क्षेत्र के खुलने के बाद कोई विशेष बाधाएं आएंगी या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल होगी। जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर ऐसा होता तो अगर वह दूसरों को रोकना चाहता तो उसे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता, जिससे उसके पकड़े जाने का खतरा रहता। किसे परवाह है, कोई जल्दी नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने का कोई तरीका नहीं है। सबसे बुरा तो यही होगा कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें 15 दिनों तक हर दिन दस्त करवाऊंगा। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी, लेकिन वह तुरंत वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह पीछे स्थित तीनों गुप्त लोकों के प्रवेश द्वारों तक गया और उनकी जांच की। दरअसल गुप्त क्षेत्र के द्वारों के किनारे पर निशान बने हुए थे जो ये दर्शाते थे कि कितने पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता थी। इस छठे द्वार में प्रवेश करने के लिए वास्तव में 50 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता थी, लेकिन 7वें द्वार का मामला अतिशयोक्तिपूर्ण था, जिसके लिए 100 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता थी। 8वां द्वार और भी भयावह था, जिसके लिए 200 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मेरे जैसे धोखेबाज न होते तो अकेले 200 पागल दानव पत्थर कौन हासिल कर सकता था, जब तक कि वे लगातार कई दिनों तक खोजबीन न करते। जियांग शियाओबाई इन आंकड़ों को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। अध्याय 275 प्रतिष्ठा अंकों में अभूतपूर्व वृद्धि। 200 पागल दानव पत्थर। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति के पास इतने सारे पत्थर होना असंभव है। हालांकि अगर यह जुआंग हुआनलिंग जैसी कोई पंथीय शक्ति है तो वे एक साथ काम करके पर्याप्त संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पद के लिए है। यह असंभव है कि हर कोई इस एक व्यक्ति के लिए त्याग करे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कहा था कि कोई भी अंतिम 3 गुप्त क्षेत्रों में जाने की कोशिश नहीं करेगा। कोशिश करना बहुत महंगा है। इसे सिर्फ हम जैसे अमीर लोग ही आजमा सकते हैं। आसपास का जायजा लेने के बाद जियांग शियाओबाई आनरान के पास लौट आया। बॉस, आप कहाँ गए थे? आनरान ने उत्सुकता से पूछा। मैंने अभी अभी शियाओ रुयू और उसकी टीम को देखा। वे आक्रामक रूप से शियाओ वुवेई की तलाश कर रहे थे। जियो वुवेई खोज रहे हैं। जियांग शियाओबाई ने अपनी भौहें उठाईं। उनके चेहरे पर शरारती भाव था। वह महिला शियाओ वुवेई को किस लिए ढूंढ रही है? क्या वह कोई गड़बड़ करने की योजना बना रही है? क्या मुसीबत खड़ी करेंगे? एनरान हैरान रह गई। वे हम पर हमला करने की योजना तो नहीं बना रहे होंगे? शायद नहीं। मुझे लगता है कि वे शियाओ युवेई पर दांव लगाने वाले हैं। जियांग शियाओबाई ने हंसते हुए कहा, पिछले कुछ समय से शियाओ युवेई का पलड़ा भारी रहा है, इसलिए शायद वे उससे नाखुश हैं और उसे दबाना चाहते हैं। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा ठीक है, मोटे, तैयार हो जाओ। हम बाद में शैतानी पत्थर बेचने जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो हजारों की संख्या में पागल दानव पत्थर भयानक मूल्य पैदा कर सकते हैं। जब मौका हो तब पैसा न कमाना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। जियांग शियाओबाई पैसा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सचमुच धन संचय के दानव राजा हैं। और दूसरी तरफ एनरान तो बस पैसों का लालची है। जियांग शियाओबाई की बातें सुनकर उसकी आंखें हरी चमक उठीं। बॉस, हम इन्हें कैसे बेचेंगे? आनरान ने उत्साह से पूछा।
जियांग शियाओबाई ने नाखून के आकार का एक दूधिया सफ़ेद दाना निकाला और उसे हल्के से अपने हाथ में उछाला। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ये वस्तु बहुत मूल्यवान है, इसका मूल्य भूत माता के फूल से कम नहीं है। पहले 7 दिनों तक आप इसे केवल पागल दानव पत्थर के बदले ही प्राप्त कर सकते हैं। मानक ये होगा कि एक पागल दानव पत्थर के बदले इनमें से 10 मिलेंगे। फिलहाल तो यही स्थिति रहेगी। एनरान ने सिर हिलाया और फिर जियांग शियाओबाई ने अपने भंडार से एनरान को 2000 से अधिक पागल दानव पत्थर दिए और फिर एनरान को भेष बदलकर एक भयंकर दिखने वाले बलवान व्यक्ति में बदल दिया। यह अफसोस की बात है कि आवाज़ को बदला नहीं जा सकता। अगर मैं आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके भी आवाज़ को स्पष्ट कर दूं, तो भी ये लोग पता लगा ही लेंगे। तो ठीक है, जियांग शियाओबाई ने धीरे से एनरान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इस बार हम कितनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ये हम दोनों भाइयों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करता है। आप निश्चिंत रहिए बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि मैं उन्हें इस तरह से बहलाऊंगा कि वे अपने अंडरवियर तक मेरे पास गिरवी रख दें। दफ़ा हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अनैतिक है। तुम्हें अंडरवियर किस लिए चाहिए? तो फिर बॉस को क्या करना चाहिए? अंडरवियर को छोड़कर सब कुछ। एनरान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने जियांग शियाओबाई को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। बॉस, आप सचमुच निर्दयी हैं। एनरान हवा के झोंके की तरह चली गई। वह कुत्ते जैसा दिखने वाला आदमी जानता है कि पैसा कमाया जा सकता है और वह सबसे तेज गति से काम करता है। जियांग शियाओबाई को उस पर पूरा भरोसा है। धन संचय के मामले में अगर वह खुद को पहले स्थान पर रखता है तो यह मोटा आदमी निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर रहेगा। अद्वितीय। अब उन्हें इस सफ़ेद सार का उपयोग पागल दानव पत्थर के बदले में करने की आवश्यकता का कारण सरल है। वह हर किसी से आखिरी बूंद तक निचोड़ने के लिए चालाक व्यापारी रणनीति का उपयोग करना चाहता है। सबके पास स्पिरिट स्टोन और खजाने हैं। अगर वह उचित कीमत नहीं देता है तो बाजार धराशायी हो सकता है। इसके अलावा हर कोई केवल कुछ अतिरिक्त खजाने और आत्मा पत्थरों को पागल दानव पत्थरों के बदले में लेगा। वे उन चीज़ों को नहीं निकालेंगे जिन्हें वे अपने जीवन के लिए बचा कर रखते हैं। और अगर वह शुरू से ही इस तरह धन जमा करना शुरू कर दे तो बाद में कोई भी पागल दानव पत्थर खरीदने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अगर वे पहले इस जीवन शक्ति से भरपूर सार का आदान प्रदान कर लें तो संभवतः हर कोई इसे पाने की पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार इस तरह की चीज़ पागल दानव गुप्त भूमि में पाई जाती है और इसे खोजने में केवल कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है। ये केवल मात्रा का मामला है। इसके अलावा हालांकि यह चीज़ कीमती है, लेकिन पागल दानव पत्थरों के वर्तमान उपयोग की तुलना में यह नगण्य है। इतना ही नहीं, जियांग शियाओबाई की राय में इस तरह की विधि उन लोगों को इस गुप्त क्षेत्र के भीतर अवसर तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी और यह उनमें से अधिकांश को वेदी के आसपास इकट्ठा होने से रोकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गुप्त स्थान पर प्रतिदिन अधिकतम 5 ही लोग रह सकते हैं। बहुत से लोग इस स्थान के लिए तुरंत प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो इस खाली समय का उपयोग किस लिए किया जाएगा? बेशक यह अवसरों की तलाश के लिए है, और इन अवसरों को प्राप्त करने के बाद जियांग शियाओबाई पागल दानव पत्थरों के बदले इन्हें हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उन्हें इसका मीठा स्वाद चखाएगा। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास 4 पागल दानव पत्थर हैं तो आप केवल पहले गुप्त क्षेत्र में ही प्रवेश कर सकते हैं, और अगर आप प्रवेश कर भी लेते हैं तो भी आपके पास एक पागल दानव पत्थर बचा रहेगा। क्या आप इस पागल दानव पत्थर को फेंकना या बेचना चाहते हैं, या एक दिन चीज़ों की खोज में बिताना चाहते हैं और फिर दूसरे गुप्त क्षेत्र के लिए आवश्यक पागल दानव पत्थरों के बदले में इसे प्राप्त करना चाहते हैं? किसान स्वाभाविक रूप से बाद वाला विकल्प ही चुनेंगे। भला अधिक अवसर कौन नहीं पाना चाहेगा? अवसर ही शक्ति हैं और शक्ति के बल पर ही आप बोलने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल सही है। जियांग शियाओबाई मन ही मन मुस्कुराया। स्थिति अब स्थिर थी और उसे बस इंतजार करना था। आज तो सब लोग अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन कल का नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। कुछ करने को न होने के कारण उसने अपने पास मौजूद तरीकों की समीक्षा करना भी शुरू कर दिया। उसके पास अभी भी अपने भंडारण स्थान में बड़ी संरचनाओं का उपयोग करने के 2 अवसर थे। जियांग शियाओबाई के अनुमान के अनुसार लिहुओ क्यानकुन संरचना आसानी से शरीर एकीकरण चरण में लोगों का मुकाबला कर सकती थी, और 9 बेंड येलो रिवर फॉर्मेशन का नपुंसक संस्करण क्लेश पारगमन चरण में मौजूद लोगों का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। इससे उनकी जीवन रक्षक विधियां काफ़ी प्रभावी साबित होती हैं, और साथ ही उसकी साधना को जबरदस्ती स्थिर करने का एक अवसर, 30 प्रतिष्ठा अंक और एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज भी था। यदि शियाओ युवेई से बचने का यह मिशन पूरा हो जाता है तो कुनपेंग डिवोरिंग हेवन आर्ट भी एक बार विकसित हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि इस बार उन्होंने भारी मुनाफा कमाया है, और अभी आधा महीना बाकी है। इस आधे महीने में उसे न जाने कितने और फायदे मिलेंगे। इस बार पागल दानव गुप्त मैदान छोड़ने के बाद अनुमान है कि अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके वह आत्मा के उद्भव के मध्य चरण में पूरी तरह से प्रवेश कर सकता है। नवजात आत्मा के चरण के एक कदम और करीब।
फिर जियांग शियाओबाई ने अपनी प्रतिष्ठा की दोबारा जांच की। उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा ठीक 600 अंक तक पहुंच गई थी। पहले ये 525 था और 2 बार उसने कुल 30 प्रतिष्ठा अंक अर्जित किए, तो कुल मिलाकर 555 ही होते। बाकी के 45 अंक कहाँ से आए? जब से मैं आया हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैंने कुछ ऐसा भी किया जिससे यहाँ मौजूद हर कोई होंग शिक्सियन को जान जाए तो भी हिसाब नहीं बैठता। प्रतिष्ठा से इसका क्या लेना देना है? जियांग शियाओबाई ने अपने सामने मौजूद प्रतिष्ठा अंकों को देखा और थोड़ा भ्रमित हो गया। तभी उसके सामने की संख्या झिलमिला उठी। 610 प्रतिष्ठा अंक। नानी, आखिर चल क्या रहा है? घर बैठे रहने से प्रतिष्ठा आसमान से आती है। वह भी अभी सदमे से उबर ही रहा था कि प्रतिष्ठा में फिर से उछाल आ गया। ये 620 अंक थे। अध्याय 276 कल शो देखना। ये देखकर जियांग शियाओबाई सचमुच अवाक रह गया। यदि पहले वह इस बात से हैरान था कि उसे इतना सम्मान क्यों प्राप्त है, तो अब वह स्तब्ध था। क्या इस प्रतिष्ठा प्रणाली में कुछ गड़बड़ थी? उसने तो कुछ किया ही नहीं था। उनकी प्रतिष्ठा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी और अभी भी क्यों बढ़ती जा रही है? ध्यान भटकने के उस क्षण में ही उनकी प्रतिष्ठा 630 अंकों तक पहुंच गई थी। जियांग शियाओबाई ने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। उसे लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा हो। आखिर हो क्या रहा था? अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्या बाहर कुछ हुआ है? जियांग शियाओबाई को अब असहनीय सिरदर्द हो रहा था। उसका दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, और इसके पीछे का कारण जानकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया। महज एक दोपहर में उनकी प्रतिष्ठा सीधे 650 अंकों तक बढ़ गई थी, और यह अभी भी प्रति घंटे 1 या 2 अंकों की दर से धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे जियांग शियाओबाई काफ़ी असहज हो गए थे। कुछ बुरा होने वाला है, ये पूर्वाभास और भी प्रबल होता चला गया। धिक्कार है, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? जियांग शियाओबाई ने घास का एक तिनका चबाया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। जब वह सोच ही रहा था कि तभी उसके बगल से एक आवाज़ आए और एनरान दौड़कर वापस आ गई। हालात कैसे हैं? जियांग शियाओबाई ने पूछा। अब वह प्रतिष्ठा के मामले में उलझना नहीं चाहता था। आखिरकार कोशिश करना व्यर्थ था। हे बॉस, आप निश्चिंत रह सकते हैं। जब मैं काम संभालता हूं तो कोई गलती नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। एनरान ने हंसते हुए कहा, अभी तो कई मछलियां चारा खा चुकी हैं। हमें बस कुछ दिनों तक इंतजार करना है और उन्हें खींच लाना है। फिर तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी और पैसा, ओह, बहुत सारा मिलेगा। इतना कहकर एनरान ने जियांग शियाओबाई को एक स्टोरेज रिंग थमा दी। उस पर एक नज़र डालते ही जियांग शियाओबाई तुरंत उठ बैठा। ये सभी कर्ज के ऋण क्यों हैं? उन मोटे ताज़े लोगों ने मेरे साथ उन पर हस्ताक्षर किए। ऋणपत्रों को देखो, वे 2 दिन बाद और अधिक विस्तृत चर्चा के लिए फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं, एनरान ने हंसते हुए कहा। जियांग शियाओबाई ने उस मोटे आदमी को देखकर वाहवाही की। हे भगवान, उसके तरीके तो बेमिसाल थे। महज एक दोपहर में ही उन्होंने 7 या 8 लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया था। इन 7-8 लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। अंततः धन कमाना पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर था। ठीक है, सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें अपने बॉस की किसी भी काम के लिए ज़रूरत हो तो बस बता देना, जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला। फिर एनरान भी उसके बगल में लेट गई और जियांग शियाओबाई से यूं ही बातें करने लगी। पूरे मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में शायद केवल वे दोनों ही सबसे अधिक आराम से समय बिता रहे थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि जैसे जैसे शाम ढलती गई, वेदी के आसपास का क्षेत्र जीवंत हो उठा। किसी अज्ञात कारण से किसी ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर लड़ाई छिड़ गई। इस रोमांच से आकर्षित होकर जियांग शियाओबाई और एनरान भी वहां गए और उन्होंने पाया कि बागी साधकों द्वारा गठित 2 गुट एक तथाकथित सर्वोत्तम स्थान को लेकर बहस कर रहे थे, जो अंततः एक बड़े झगड़े में बदल गया। आसपास मौजूद सभी लोग इस तमाशे को देख रहे थे। उनके चेहरे दूसरों की पीड़ा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे समय में किसी के लिए भी हस्तक्षेप करके उन्हें रोकना स्वाभाविक रूप से असंभव था। वास्तव में वे तो यही आशा कर रहे थे कि दोनों समूह नष्ट हो जाएं। इस तरह गुप्त क्षेत्र के स्थानों के लिए कोई भी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। जियांग शियाओबाई तरबूज खाते हुए शियाओ युवेई की ओर झुके और बोले, गुप्त लोक कब खुलेगा? सुबह में। शाओ युवेई ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा और नाटकीय अंदाज में अपनी आंखें घुमाईं। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि यह आदमी इतना आराम से कैसे रह सकता है। वैसे क्या आपको दूसरों को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकना चाहिए? आप उन्हें कैसे रोकेंगे? यहाँ लड़कर जियांग शियाओबाई ने भौहें चढ़ा लीं। पहले दिन हम किसी को रोक नहीं सकते। हर किसी को जगह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी, अन्यथा इससे बाद की योजनाओं पर असर पड़ेगा। कल के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? जियाओ युवेई ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। शो देख रहा हूँ। जियांग शियाओबाई हाथ में तरबूज खाते हुए अचानक चिल्लाया, शानदार मुकाबला। सामने मौजूद दोनों समूहों के बीच लड़ाई काफी भीषण थी। कुछ लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया था।
इस समय जियांग शियाओबाई पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसे तमाशा देखना पसंद हो। वह लगातार किनारे से चिल्ला रहा था, जिससे शियाओ युवेई को यह इच्छा हो रही थी कि वह उससे दूर ही रहे। हालांकि जियांग शियाओबाई के प्रति उसकी आंखों में शीतलता भरी हुई थी। अब भी नहीं बताओगे, है ना? ठीक है, ये राजकुमारी देख लेगी कि तुम्हारे पास क्या क्या चालें हैं। जियाओ युवेई ने मन ही मन उपहास किया। वह सचमुच जियांग शियाओबाई की तकनीकों को देखना चाहती थी। वह जानती थी कि वह पहले से ही कुशल था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था या इसका अनुभव नहीं किया था। बस मुझे ज्यादा निराश मत करना। अंततः दोनों गुटों के बीच भीषण संघर्ष आगे नहीं बढ़ा। दोनों पक्षों को कई जानें गंवानी पड़ीं, जिसके बाद एक पक्ष ने हार मान ली। आखिरकार गुप्त क्षेत्र अभी तक खुला भी नहीं था और उनका मौजूदा संघर्ष एक अनावश्यक नुकसान था। बस इसी क्षण वेदी के आसपास का क्षेत्र एक बार फिर शांत हो गया। गुप्त लोक के खुलने की प्रतीक्षा में वेदी के आसपास बैठे लोगों के इस पहले समूह के अलावा बाकी सभी को बाहर अवसरों की तलाश करनी चाहिए। पहले दिन की लड़ाई काफी भीषण होगी। जैसे जैसे सुबह होने लगी, वेदी से अचानक एक रहस्यमय कंपन उत्पन्न हुआ और फिर अष्टकोणीय वेदी अचानक नीले प्रकाश से जगमगा उठी। विभिन्न दिशाओं में कुल 8 जल पर्दे प्रकट हुए। गुप्त लोक खुल गया था। हालांकि इसके उद्घाटन के समय किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। सभी को पता था कि प्रतिदिन केवल 5 लोग ही इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, और जो कोई भी अग्रणी भूमिका निभाएगा वह निश्चित रूप से सभी के ध्यान का केंद्र बन जाएगा। इस समय किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की और घटनास्थल का माहौल नाजुक और तनावपूर्ण हो गया। सभी के होश उड़ गए थे और सबकी निगाहें प्रकाश के पर्दे के आसपास के इलाके पर टिकी हुई थीं। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता, उस पर सब एक साथ हमला कर देते। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया और फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सभी लोग काफी धैर्यवान हैं, जैसे कि कोई अधीर हो गया हो। अचानक एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो गया। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं ब्रॉन्ज गेट का ली हाओफेंग हूँ, आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज के शिखर पर हूँ। चूंकि कोई और पहल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ही सबसे पहले पहल करूंगा, ली हाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे दूसरे प्रकाश के पर्दे की ओर चल पड़ा। इस रहस्यमय क्षेत्र के लिए 6 पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता थी। किसी ने हरकत की और पल भर में सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। नंबर 2 गुप्त क्षेत्र के पास मौजूद लोगों ने भी अपनी निगाहें कस लीं, किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार। हालांकि चूंकि ली हाओफेंग ने सबसे पहले बाहर कदम रखने का साहस दिखाया, इसलिए उसमें कुछ कौशल भी अवश्य होंगे। उसने अपने आसपास के लोगों की तीखी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, सीधे पत्थर के कुंड की ओर देखा और उसी समय सभी 6 पागल दानव पत्थरों को उसमें रख दिया। पल भर में ली हाओफेंग पर एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव छा गया। ये ठीक इसी क्षण हुआ। बूम! गुप्त क्षेत्र संख्या 2 के आसपास मौजूद कम से कम 3 लोगों ने एक साथ हरकत की। एक व्यक्ति पत्थर के कुंड की ओर दौड़ा, जबकि अन्य 2 ने ली हाओफेंग के करीब जाकर उसकी आभा के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, ली हाओफेंग, आसानी से धमकाया जा सकता हूँ? ली हाओफेंग ने व्यंग्य करते हुए तुरंत अपने हाथों को बाहर की ओर घुमाया। हवा में ही दोनों से सीधी टक्कर। अध्याय 277 झड़प शुरू होती है। आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। भूकंप के बाद आए झटकों के कारण ही आसपास के इलाकों में रहने वाले कई लोग अपना संतुलन खो बैठे और पीछे हटने को मजबूर हो गए। हवा में कान फाड़ देने वाले धमाकों की गूंज सुनाई दी और ली हाओफेंग पर घात लगाकर हमला करने वाले दोनों लोग 2 बनाम 1 की स्थिति होने के बावजूद वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर पाए और सीधे हवा में उड़ गए। इतना ही नहीं, पत्थर की नाली में मौजूद पागल दानव पत्थर पर हमला करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भी बख्शा नहीं गया। ली हाओफेंग के तरीके काफी शक्तिशाली थे। एक ही चाल में 2 लोगों को पीछे हटाने के बाद किसी अज्ञात स्थान पर उसके दाहिने हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। पत्थर के कुंड पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही एक अजगर की तरह लंबा भाला अचानक निकला और सीधे उस व्यक्ति के ठीक 1 इंच आगे आकर रुक गया। बस यही 1 इंच का अंतर था जिसने उस व्यक्ति को जबरदस्ती रोक दिया। उस लंबे भाले से एक भयानक तीक्ष्णता निकल रही थी, मानो वह अंतरिक्ष को ही भेदने वाला हो। ऐसी शक्ति देखकर घात लगाने की योजना बना रहे व्यक्ति को पसीना आने लगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर उसे वह चीज लगती तो वह सीधे आर पार हो जाता। और यह सब पलक झपकते ही हो गया। हर कोई ली हाओफेंग की शक्ति को महसूस कर सकता था, और जो लोग पहले कोई कदम उठाना चाहते थे वे भी जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार वे केवल बाधा डालना चाहते थे, न कि सचमुच जान की बाजी लगाकर लड़ना। अपनी जान गंवाना सचमुच इसके लायक नहीं था। उसी समय आभा छाप पूरी होने के साथ ही ली हाओफेंग ने अपने आसपास के लोगों पर उपहास किया और सीधे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। क्या उसने उसे अंदर आने दिया? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये उसे रोक भी नहीं रहे हैं। अगर उस समय 2 और लोग होते तो मैं गारंटी देता हूं कि ली हाओफेंग अंदर नहीं जा पाता।
तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं द्वितीय गुप्त क्षेत्र के निकट के इलाके से नहीं हूँ। तथ्यों से साबित हुआ कि ट्रोल हर जगह मौजूद थे। जियांग शियाओबाई ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मन ही मन उपहास किया। अगर उस कुत्ते जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उससे बात की होती तो वह गारंटी देता कि वह आदमी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और जैसे ही पहले व्यक्ति ली हाओफेंग ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, वेदी के आसपास का क्षेत्र तुरंत अराजकता में बदल गया और पहले से 5वें गुप्त क्षेत्रों के आसपास अलग अलग स्तर की लड़ाइयां छिड़ गईं। गुप्त लोक के द्वार तक का रास्ता कठिन नहीं था, अराजकता के बीच से निकलने और आगे बढ़ने का अवसर ढूंढना आसान था। असली चुनौती तो दूसरों के हमलों को रोकने और अपनी आभा को सफलतापूर्वक स्थापित करने में थी। आखिरकार ऐसे समय में हर कोई अपना काम छोड़कर सबसे पहले उस व्यक्ति को घेरने के लिए जाएगा। सौभाग्यवश गुप्त क्षेत्र के द्वार के सामने एक छोटा सा मार्ग था जो कई दिशाओं से होने वाले हमलों को रोक सकता था, और वहां एक ही समय में अधिक से अधिक केवल 5 लोग ही हमला कर सकते थे। जैसे ही कोई दौड़कर आता और अपनी आभा को अंकित करना शुरू करने का अवसर पाता, अपर्याप्त शक्ति के कारण या तो उसे भगा दिया जाता या मौके पर ही मार दिया जाता। एक समय ये दृश्य बहुत ही दुखद था। जियांग शियाओबाई वहीं खड़ा होकर हर दृश्य को देख रहा था और उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। ऑरा इम्प्रिंटिंग में लगभग 5 सेकंड लगते हैं, जिसका मतलब है कि मेरे पास गड़बड़ी करने के लिए 5 सेकंड हैं। क्या यह मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है? जियांग शियाओबाई मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। उसे अभी अभी चुपके से इसका आभास हो गया था। आभा छापने की रहस्यमय शक्ति के उतरने के बाद आसपास कोई प्रतिरोध नहीं होगा और वह भूमिगत रहते हुए भी पूरी तरह से परेशानी खड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए, पत्थर के कुंड में रखे गए पागल दानव पत्थर को हटा देना, या यदि वह इसे नहीं भी लेता है तो भी उसके तरीकों से इसे नीचे गिराना काफ़ी आसान होगा। जब तक ये बिंदु टूटा हुआ था, आभा छाप को सीधे रोका जा सकता था, और जिसकी भी आभा छाप बाधित हुई थी उसे पूरे दिन दोबारा कोशिश करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात समझ आने के बाद जियांग शियाओबाई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने शांति से 5वें गुप्त क्षेत्र की ओर देखा, जहां शियाओवei शांत भाव से खड़ा था। शुरू से ही उसका लक्ष्य 5वां गुप्त क्षेत्र था। यहाँ कीमत 10 पागल दानव पत्थर थी, न कि उस पिछली खबर की तरह जिसमें उसने सुना था कि 20 से अधिक पागल दानव पत्थर 5 गुप्त लोकों को आजमाने के लिए पर्याप्त होंगे। ये देखकर जियांग शियाओबाई की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। एक प्रयास के लिए 10 पागल दानव पत्थर? मैं तुम्हारे पागल दानव पत्थर चुरा लूंगा। देखते हैं तुम्हारे पास कितने पागल दानव पत्थर हैं। अगर मैं तुम्हें धीरे धीरे पूरी तरह से निचोड़ न लूं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी। तभी एक अन्य व्यक्ति ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए सफलतापूर्वक प्रथम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, जो सबसे कम खर्चीला और अपेक्षाकृत सरल गुप्त क्षेत्र था। फिलहाल जियाओ युवेई प्रथम गुप्त क्षेत्र में थी, उसे अपनी चुनौती यहीं से शुरू करनी चाहिए। चूंकि आप भी यहाँ हैं तो इस राजकुमारी को आसपास के माहौल पर नज़र रखने में मदद करें। अगर कोई बाधा डालने की हिम्मत करे तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। शाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, इसे अपने लिए अभ्यास समझो। ये सुनकर जियांग शियाओबाई के होंठ लगातार फड़कने लगे। हे भगवान, ये तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया अभ्यास है। ये बहाना काफ़ी अच्छा था। तुम वाकई में कुछ खास हो जो इतनी खुलकर यह बात कह सकते हो। जियांग शियाओबाई ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना इस राजकुमारी के पास प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं होगा? जियो युवेई ने उपहास किया। तैयार हो जाए, ये राजकुमारी अगली प्रवेशकर्ता होगी। उसके आदेश पर शियाओ युवेई के बगल में खड़े 5 लोगों ने तुरंत अपनी आभा को मुक्त कर दिया, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण के व्याकुलता क्षेत्र के बुजुर्ग ने, जिनकी व्याकुलता क्षेत्र की आभा ने सीधे कई लोगों को शांत कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे सब मिलकर भी किसी डिस्ट्रैक्शन रियल्म विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जानते थे कि यह 1000 युआन राजवंश की 17वीं राजकुमारी शियाओ युवेई थी, जो एक कुलीन परिवार से थी। जो कोई भी यहाँ उस पर हमला करने की हिम्मत करता, उसे यहाँ से निकलने के बाद 1000 युआन राजवंश के विशेषज्ञों द्वारा निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता। इस प्रकार कुछ समय के लिए किसी ने भी बाधा डालने का साहस नहीं किया और सभी लोग स्थिर खड़े रहे। हालांकि जियाओ युवेई का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वह इन लोगों से कभी सावधान नहीं रहती थी। निश्चित रूप से जैसे ही जियाओ युवेई ने 3 पागल दानव पत्थरों को पत्थर के कुंड में रखा, पीछे से एक आकृति तेजी से निकली, जो प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र का एक व्यक्ति था। उसे बिना सोचे समझे ही पता चल गया था कि यह उन शाही वंशजों की ओर से बधाई का उपहार था। राजकुमारी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ। शाओ युवेई के बगल में खड़े बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, अपने हाथों को पंजों की तरह बनाकर पास आ रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने हवा में केवल 1 दर्जन चालें ही चलीं, जिसके बाद हमलावर पीछे हट गया। शुरुआती झड़प महज एक परीक्षण थी। हालांकि जियाओ युवेई की आभा की छाप अभी पूरी नहीं हुई थी और बुजुर्ग के पीछे एक और आकृति प्रकट हुई।
इस व्यक्ति का निशाना शियाओ युवेई थी, जो उस समय ऑरा इम्प्रिंटिंग की प्रक्रिया के बीच में थी। क्योंकि उनके प्रकट होने का समय इतना सटीक था, ठीक उसी समय जब शियाओ युवेई की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति अनुपस्थित थी, इसलिए बुजुर्ग इस व्यक्ति के छुपकर किए गए हमले पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। ये देखकर सभी को लगा कि शियाओ युवेई इस अवसर को खोने वाली है। लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह था कि अचानक शियाओ युवेई के हाथ में एक कंगन प्रकट हो गया। कमीने, ये कैसे मुमकिन है? इस वस्तु को देखते ही वह व्यक्ति तुरंत सदमे में चिल्ला उठा और बिना सोचे समझे भाग गया। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद भीड़ ने निराशा से आह भरी।